आपका स्वागत है नॉवल वर्ल्ड में। यहाँ हर रोज नया एपिसोड अपलोड होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेट रह सकें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। बस आनंद लें। CH 121 विक्रांत कपाड़िया। माही के कपड़े चेंज कर आर्यन ने माही को फिर से बेड पर लेटा दिया। माही का पूरा चेहरा लाल हो रखा था। क्या तुम्हें मेडिसिन से एलर्जी हो रही है? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रखा है? आर्यन ने माही को छेड़ते हुए कहा। नहीं, वह गर्मी है ना, इसीलिए, माही ने कहा और इधर उधर देखने लगी। पर रूम में तो एसी ऑन है, आर्यन ने स्माइल कर कहा। माही समझ रही थी आर्यन उसे परेशान कर रहा है। उसने आर्यन को घूरते हुए कहा, एक बार मुझे ठीक हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी छोड़ो, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर आर्यन माही के लिए ब्रेकफास्ट लेकर रूम में आ गया। ब्रेकफास्ट करते हुए माही ने आर्यन से कहा, आई एम सॉरी, मैंने आपसे मेरी पहचान छुपाई। हम तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम ठीक हो, यही काफी है। पर अगर तुमने मुझे पहले ही सब बता दिया होता तो मैं जॉन को कभी तुम्हें किडनैप नहीं करने देता, आर्यन ने माही के गाल पर हाथ रख कहा। आर्यन की बात सुन माही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, क्या आप ही एलेक्स है? आपने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? आर्यन ने माही की तरफ देखते हुए कहा, वह मेरा अतीत था इसीलिए। पर मेरे मन में एक सवाल है, रॉबर्ट को मारने के बाद आप किंग क्यों नहीं बने? और अगर आपको किंग नहीं बनना था तो आपने उसे मारा ही क्यों? माही ने पूछा। ये सुन आर्यन शांत हो गया। आर्यन को शांत देख माही ने कहा, अगर आप अभी मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। मुझे किंग नहीं बनना था, मैंने रॉबर्ट को इसलिए मारा क्योंकि उसने मेरे चाचा समर की जान ली थी। ये सुन माही हैरान रह गई। उसने खाना ही बंद कर दिया और अपनी आंखें बड़ी कर आर्यन से कहा, आपके चाचा मतलब नंदिनी के पापा? हाँ, रॉबर्ट ड्रग्स का काम करता है। मेरे चाचा एंटी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में थे। उन्हें जब रॉबर्ट के बारे में पता चला तो उन्होंने इंडिया में उसकी जितने भी ड्रग्स के बिजनेस थे उन सब पर रेड करनी शुरू कर दी। उन्होंने रॉबर्ट के सारे काम को इंडिया में लगभग खत्म ही कर दिया था और वह पुलिस के साथ रॉबर्ट को जेल पहुंचाना चाहते थे। रॉबर्ट के लिए वह एक बड़ी मुसीबत बन गए थे, इसीलिए चाचा जी अब्रोड गए तो रॉबर्ट ने उन्हें धोखे से मार दिया था। सबको ऐसा लगता है कि मेरे चाचा जी एक्सीडेंट में मौत हुई है, पर मुझे इन सब पर यकीन नहीं हुआ। इसीलिए मैंने इन्वेस्टिगेशन की और अल्फा टीम भी बनाई। फिर मुझे पता चला ये सब रॉबर्ट ने किया है तो मैंने उसे मार डाला, आर्यन ने कहा और माही के मुंह में खाना डाल दिया। पर आपने वीके को ही किंग क्यों बनाया? माही ने पूछा। क्योंकि एक वही थे जिन पर मैं भरोसा कर सकता था। मुझे पड़ा था वह रॉबर्ट के सारे काले कामों को खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए मैंने उन्हें किंग बनाया, आर्यन ने कहा। मतलब आप वीके को पहले से जानते हैं? माही ने पूछा। ये सुन आर्यन मुस्कुरा दिया। उसने फिर माही से कहा, जिन्हें तुम वीके बुलाती हो उनका असली नाम विक्रांत कपाड़िया है। वह कपाड़िया फैमिली के छोटे बेटे हैं। विक्रांत अंकल और मेरे चाचा समर अच्छे दोस्त थे, इसीलिए मैं उनको बचपन से जानता हूँ। विक्रांत अंकल को अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन नहीं करना था, इसीलिए उन्होंने अपनी खुद की है ऑर्गेनाइजेशन बनाई। क्या वीके का असली नाम विक्रांत है और वीके आपके अंकल लगते हैं? माही को आज एक से बढ़कर एक झटके लग रहे थे। वीके का पूरा नाम कोई भी नहीं जानता था। माही को ये सोचकर ही बहुत खुशी हो रही थी कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ वही है जिसे वीके के बारे में पता है, वरना वीके तो सबके लिए बस एक पहेली की तरह ही है। हाँ, आर्यन ने कहा। अल्फा टीम में तो दुनिया के सबसे खतरनाक और पावरफुल फाइटर है ना, माही ने खाना खाते हुए कहा। माही ऐसे ही आर्यन से किसी बच्चे की तरह सवाल पूछ रही थी और आर्यन शांति उसे सारे जवाब दे रहा था। आर्यन ने माही का मुंह टिश्यू से साफ किया, फिर उसे मेडिसिन देने लगा। दवाई देखकर माही ने मुंह बनाकर कहा, मुझे नहीं खानी, ये बहुत कड़वी दवाई है, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। अगर ये तुमको नहीं खानी थी तो तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए था ना उस वक्त, फिर तुम्हें कोई चोट पहुंचती ही नहीं, ना ही तुम्हें दवाई लेनी पड़ती, आर्यन ने माही को घूरते हुए कहा। ये सुन माही ने आर्यन की तरफ देखा और अपनी एक अंगुली से इशारा करते हुए कहा,
क्या मैं एक और सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ ठीक है, पर तुम्हें बाद में मेडिसिन लेनी होगी, आर्यन ने कहा। ठीक है, माही ने कहा। फिर उसने आर्यन से पूछा, आपको कैसे पता चला मैं कहाँ पर हूँ? क्योंकि जॉन ने कहा था उस जगह के बारे में किसी को भी नहीं पता है, और रोनित जो कि सबसे बड़ा हैकर है वह भी मेरी लोकेशन नहीं ढूंढ पाया। फिर आपने कैसे किया? CH-122 चॉकलेट किस। हाँ ठीक है, पर तुम्हें बाद में मेडिसिन लेनी होगी, आर्यन ने कहा। ठीक है, माही ने कहा। फिर उसने आर्यन से पूछा, आपको कैसे पता चला मैं कहाँ पर हूँ? क्योंकि जॉन ने कहा था उस जगह के बारे में किसी को भी नहीं पता है, और रोनित जो कि सबसे बड़ा हैकर है वह भी मेरी लोकेशन नहीं ढूंढ पाया। फिर आपने कैसे किया? ये सुन आर्यन ने माही की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से कैसे? माही ने कंफ्यूजन में पूछा। क्योंकि तुमने मेरी बात मानी और इस पेंडेंट को अपने से दूर नहीं किया। इस पेंडेंट के अंदर एक चिप लगी हुई है जिससे तुम इस पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाओगी तो मैं तुम्हें ढूंढ सकता हूँ, आर्यन ने कहा। ये सुन माही ने अपने गले में पहनने पेंडेंट को देखा जो आर्यन ने उसे पहनाया था। उसे पेंडेंट में M ऐसे लिखा हुआ था कि किसी को भी समझ में नहीं आए। आर्यन ने पेंडेंट डज माही को पहनाते वक्त कहा था कि इसे कभी भी खुद से दूर मत करना। माही तो हैरान थी ये जानकर। वाइफी, अब और कोई भी सवाल नहीं, अब तुम्हें मेडिसिन लेनी होगी, आर्यन ने कहा और माही को दवाई दे दी। दवाई खाने के बाद माही अजीबो गरीब मुंह बनाने लगी। वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। आर्यन ने उसे देख स्माइल की और फिर साइड में ड्रॉर से चॉकलेट निकाली और उसे खोलकर माही को दे दी। चॉकलेट देकर माही खुश हो गई। वो बच्चों की तरह चॉकलेट खा रही थी। उसके लिप्स और मुंह के आसपास भी चॉकलेट लग गई थी। माही अपनी ही धुन में चॉकलेट खाए जा रही थी। आर्यन माही के करीब जाना लगा। माही ने आर्यन की तरफ देखा तो आर्यन और उसके बीच में सिर्फ थोड़ी सी ही दूरी बची थी। आर्यन माही के लिप्स के आसपास की जगह पर लगी चॉकलेट को लीक करने लगा। माही तो अपनी जगह पर ही जम गई। आर्यन ने माही के फेस पर लगी चॉकलेट को साफ कर दिया और फिर माही के लिप पर किस करने लगा। माही का हाथ आर्यन की शर्ट पर कसा जा रहा था। आर्यन माही की जीभ को अपने मुंह में लेकर आया। माही के जीभ में अभी भी चॉकलेट लगी हुई थी। आर्यन माही के जीभ के साथ खेलने लगा। इस किस को एक चॉकलेट किस भी कह सकते हैं। आर्यन ने माही के होठों को आजाद किया और धीरे से माही से कहा, हमेशा ऐसे ही चॉकलेट खाना। ये कहकर आर्यन फिर से सोफे पर जाकर बैठ गया और लैपटॉप पर अपना काम करने लगा। थोड़ी देर बाद माही ने घड़ी में देखा तो अभी सुबह के 10 बज रहे थे। माही वहां पर एक जगह बैठी बैठी बोर हो रही थी। उसने आर्यन से कहा, क्या आप मुझे नीचे लेकर जा सकते हैं? मैं यहाँ पर बोर हो रही हूँ। आर्यन ने कहा और माही को अपनी गोद में उठा लिया और नीचे हॉल में सोफे पर लिटा दिया और खुद उसके पास ही में रखे सोफे पर बैठकर अपना काम करने लगा। नंदिनी कहाँ पर है? माही ने पूछा। उसकी तबीयत थोड़ी ज्यादा ही खराब हो गई थी, इसीलिए वह मेडिसिन की वजह से अभी तक सो रही है, आर्यन ने कहा। ओ, और देव? माही ने कहा। वो ऑफिस गया हुआ है। देव सुबह तुम्हारी तबीयत पूछने के लिए भी आया था, पर तब तुम सो रही थी। फिर उसे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए मैंने रजावत कॉर्पोरेशन भेज दिया, आर्यन ने कहा। माही ने देखा उसके फोन पर रोहन का कॉल आ रहा है। माही ने कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से रोहन की आवाज आई, हेलो दीदी, आप अपने इन बॉडीगार्ड से कहिए कि हमें अंदर आने दे। ये सुन माही हैरान रह गई। उसने रोहन से कहा, तुम कहाँ पर हो अभी? वह हम तीनों अभी आपके घर के सामने खड़े हैं और ये बॉडीगार्ड हमें अंदर नहीं आने दे रहे। मेरी उनसे बात कराओ, माही ने कहा। फिर माही ने बॉडीगार्ड से बात कर कॉल कट कर दिया। माही ने देखा आर्यन उसी की तरफ देख रहा है। उसने कहा, अभी रोहन, कीर्ति और अक्षत यहाँ पर आ रहे हैं। उनके बारे में आपको बाद में बताऊंगी। माही ने ये कहा ही था कि उसने देखा दरवाजे से कीर्ति, रोहन और अक्षत अंदर आ रहे थे। उन्हें देख माही ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तीनों आओ बैठो यहाँ। वह सब सोफे पर बैठ गए। आप कैसी हैं अब? कीर्ति ने माही से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मुझे, माही ने मुस्कुराते हुए कहा। माही को देखकर कीर्ति की आंखों में पानी आ गया। उसने माही की तरफ देखते हुए कहा,
आप बिल्कुल भी ठीक नहीं है, देखो आपको कितनी ज्यादा चोट आई है। कीर्ति को रोता देखकर माही ने कहा, तुम रोना बंद करो, तो तुम्हें पता है ना, तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अक्षय कीर्ति को चुप करवाने लगा। कीर्ति बहुत ही प्योर हार्ट की लड़की है, उसके दिल में जो होता है वो सब बोल देती है, उसे अपने इमोशंस को छुपाना नहीं आता, इसीलिए ही माही को हमेशा उसकी चिंता रहती थी। माही ने देखा रोहन कुछ भी नहीं बोल रहा है, उसने कहा, रोहन क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? माही की बात सुन रोहन ने बिना माही की तरफ देखकर कहा, आपसे बात करके भी क्या फायदा, वैसे भी आप तो हमें अपना मानती नहीं है, अगर मानती होती तो आप हमें अपने बारे में जरूर बताती, पर हम तो अनाथ हैं, इसलिए आपने हमें कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। CH 123 माही की डांट। माही ने देखा रोहन कुछ भी नहीं बोल रहा है, उसने कहा, रोहन क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? माही की बात सुन रोहन ने बिना माही की तरफ देखकर कहा, आपसे बात करके भी क्या फायदा, वैसे भी आप तो हमें अपना मानती नहीं है, अगर मानती होती तो आप हमें अपने बारे में जरूर बताती, पर हम तो अनाथ हैं, इसलिए आपने हमें कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। ये सुन माही ने गुस्से में रोहन को घूरते हुए कहा, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लगे हो, और मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है तुम अनाथ नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारी दीदी, तो शायद तुमने कभी मुझे अपना माना ही नहीं। रोहन की आंखें में माही की बातें सुनकर नमी आ गई। उसने माही के पास जाकर कहा, सॉरी दीदी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर आपने हमें नहीं पता है, इसीलिए मुझे बहुत बुरा लगा। माही ने प्यार से रोहन से कहा, मैं नहीं चाहती थी तुम लोग परेशान हो जाओ, फिर अपनी स्टडी पर ध्यान ना दे पाऊं। आप प्रॉमिस कीजिए, आज से आप हमसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे। रोहन ने कहा, प्रॉमिस। माही ने स्माइल कर कहा। आर्यन वहां बैठा सब कुछ देख रहा था। माही ने फिर उन तीनों की तरफ देखकर कहा, पर तुम तीनों को कैसे पता चला ये सब? वह दीदी, हमने करण भैया की बातें सुन ली थी, जब वो तान्या दीदी से बात कर रहे थे, और आपको तो पता है सिर्फ एक रोहन भैया को ही रोनित भैया के कंप्यूटर के पासवर्ड वगैरह पता है, इसीलिए उन्होंने फिर रोनित भैया के कंप्यूटर को हैक कर लिया और सब कुछ पता कर लिया। जब हमें सब पता चला तब तक आपको जीजू ने बचा लिया था। माही को पता कर जरूर कुछ ऐसा ही होगा। उसने फिर आर्यन को सबसे इंटरव्यूज करवाते हुए कहा, यह कीर्त, अक्षय और रोहन है, और तुम तीनों तो पहले से ही इन्हें जानते हैं। हाँ जीजू, बहुत ज्यादा हैंडसम हो, आपको पता है आप मेरे रोल मॉडल है। कीर्ति ने ही स्माइल करते हुए कहा। कीर्ति के मुंह से जीजू सुन आर्यन को बहुत अच्छा लगा। आर्यन में कीर्ति की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत प्यारी हो। रोहन, जो कब से आर्यन को ही देख रहा था, उसे ऐसे खुद को देखता देख आर्यन ने कहा, तुम्हें कुछ कहना है? हाँ, थैंक यू दीदी को बचाने के लिए, रोहन ने कहा। मुझे पता था माही को आर्यन नहीं बचाया है। माही मेरी वाइफ है, उसी प्रोटेक्ट करना मेरा काम है, तो तुम्हें इसमें मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आर्यन ने कहा, क्या आप सच में दीदी को प्यार करते हैं, या फिर आप भी उन्हें धोखा दें? रोहन ने पूछा। ये सुन माही हैरानी से रोहन की तरफ देखने लगी। कीर्ति ने भी रोहन की शर्ट को खींचते हुए उससे धीरे से कहा, भैया यह आप क्या कह रहे हैं? पर रोहन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आर्यन समझ रहा था कि रोहन माही को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है। उसने रोहन की आंखों में देखते हुए कहा, मैं माही से प्यार करता हूँ या नहीं, ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैं माही के साथ हमेशा रहूंगा और उसे खुश भी रखूंगा। आर्यन की बात सुन रोहन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हमें पता है जीजू, आप दीदी से बहुत प्यार करते हैं, आप उन्हें कभी धोखा भी नहीं देंगे। और रोहन भैया दीदी को देखो कुछ ज्यादा ही प्रोडक्टिव, इसीलिए उन्होंने आपसे ये सवाल किया। अक्षय ने कहा। आर्यन ने कहा। पाखी, विधि, अभि और ऋषभ भी वहां पर माही से मिलने के लिए आ गई। जब पाखी और विधि ने उन तीनों को वहां पर देखा तो पाखी ने कहा, तुम तीनों यहाँ? हाँ, हम माही दीदी से मिलने के लिए आए थे। अक्षय ने कहा। जब कीर्ति ने अभि को देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। अपनी जगह से खड़ी हुई और जाकर अभि के गले लग गई।
अभी ने भी मुस्कुराते हुए उसके बालों में हाथ फेर कहा, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम मस्त। कीर्ति ने अभी से अलग होकर स्माइल करते हुए कहा। रोहन और अक्षत के अलावा सबने हैरानी से देख रहे थे। विधि ने कीर्ति से पूछा, कीर्ति तुम अभी को कैसे जानती हो? तुम तो अभी कुछ दिनों पहले ही तो इंडिया आई हो। वह दीदी, इन्होंने मेरी एक बार मदद की थी, कीर्ति ने कहा। कैसी मदद? माही ने पूछा। वह इन्होंने पब में, कीर्ति ने इतना ही कहा था कि बीच में ही उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अपने जीभ को अपने दांत से काट लिया। रोहन और अक्षत यही सोच रहे थे कि अब तो उनकी जरूरत क्लास लगने वाली है। माही ने कीर्ति को घूरते हुए कहा, तुम बीच में ही चुप क्यों हो गए? तुमको छुपा रही हो ना मुझसे? कीर्ति ने मासूम सा मुंह बनाकर रोहन और अक्षत की तरफ देखा। अक्षय को पता था अब छुपाकर कोई भी फायदा नहीं है, वैसे भी माही उनके झूठ को 1 मिनट में पकड़ लिए। उसने माही को पब में जो हुआ सब बता दिया। अक्षय की पूरी बात सुनने के बाद माही ने उन्हें घूरते हुए कहा, तुम तीनों ने मुझसे ये सब छुपाया क्यों? अगर वहां पर कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, और मैंने तुम दोनों से कहा था ना कीर्ति का ध्यान रखने के लिए, वो तो अभी वहां पर टाइम पर आ गया, वरना। वो तीनों बच्चों की तरह माही की डांट सुन रही थी। बाकी सबने पहली बार माही को ऐसे देखा था। पाखी और विधि के लिए तो है ये कोई भी नई बात नहीं थी। अक्षत, मुझे नहीं लगा था तुम भी ऐसा करोगे। तुम तो कितने समझदार हो, माही ने कहा। तभी आर्यन ने माही के कंधों पर हाथ रखकर कहा, रिलैक्स, वैसे भी अब सब ठीक है ना, अब आगे से ध्यान रखें कि वैसे भी अभी ये बच्चे ही है। हाँ भाभी, कुछ भी हुआ नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, अभी नहीं कहा। माही ने गहरी सांस ली और उन तीनों की तरफ देखा। वो तीनों मुंह लटकाकर बैठे थे। माही ने उनसे कहा, अब तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हो? सॉरी दीदी, हम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, उन तीनों ने माही से कहा। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है, इसलिए मैं तुम लोगों को समझाती हूँ। माही, ये बात ये तीनों भी अच्छे से जानते हैं, तुम टेंशन मत लो, और अब तो ये है यहाँ पर है, और हम सब भी इनका ध्यान रखेंगे, पाखी ने कहा। माही ने कहा, वैसे भाभी आपकी तबीयत कैसी है? अब ऋषभ ने पूछा। मैं अच्छी हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक है, माही ने मुस्कुराते हुए कहा। माही, तुम इन्हें इतना डांट रही हो और तुम खुद इतनी लापरवाह हो, विधि ने कहा। सॉरी, माही ने अपने कान पकड़कर कहा। सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। माही ने नोटिस किया अभी और कीर्ति के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। देव भी वापस आ गया था। मेरे बिना ही यहाँ पर क्या हो रहा है? देव ने कहा, हम लोग मिलकर तुम्हारे लिए लड़की को पसंद कर रहे थे, ऋषभ ने कहा। ये सुन देव ने मुंह बनाकर कहा, मैं तुम्हारी पसंद की लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा, मैं तो भाभी की पसंद की लड़की से शादी करूंगा। माही देव की तरफ देख मुस्कुरा दी। सब लोग जब लंच करने बैठे तब माही ने देव से कहा, देव, नंदिनी को भी बुला कर ले आओ और उसकी तबीयत भी देख लेना। हाँ भाभी, देव ने कहा और नंदिनी के रूम में चला गया। नंदिन की तबीयत अब लगभग ठीक हो गई थी। वह देव के साथ बाहर आ गए। माही को देख नंदिनी ने रोते हुए उसके गले लगकर कहा, आप ठीक तो है ना? मैं बहुत डर गई थी। माही ने नंदिनी के गाल पर हाथ रखकर कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं एकदम ठीक हूँ, और तुम कीर्ति की तरह रो क्यों रही हो? नंदिनी ने अपने आंसू पोंछ लिए। कीर्ति ने मुंह बनाकर कहा, दीदी, मैं हर वक्त होती नहीं रहती। सब लोग साथ में बैठकर लंच करने लगे। आर्यन माही को अपने हाथों से खिला रहा था। उन्हें देखकर पाखी ने ऋषभ से कहा, आर्यन जीजू माही से कितना प्यार करते हैं ना? मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला सकता हूँ। ऋषभ ने उसकी तरफ देख मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात पर सबको हंसी आने लगी। पाखी ने उसके पैर पर मारते हुए धीरे से कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। यहाँ पर सब है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? दीदी, हम आपकी सगाई में तो नहीं आ पाए, पर आपकी शादी में हम जरूर आएंगे। वैसे जीजू बहुत ही स्वीट है, कीर्ति ने मुस्कुराकर कहा। ऋषभ मुस्कुरा दिए।
पाखी ने उन्हें घूरते हुए कहा, तुम तीनों मुझसे बात ही मत करो। तुम तीनों को तो मेरी एंगेजमेंट में आने का टाइम भी नहीं मिला। दीदी कॉलेज में ज्यादा लीव लेना अलाउड नहीं है। अगर हम सगाई में आ जाते तो फिर आपकी शादी में नहीं आ पाते। हम प्रॉमिस करते हैं आपकी शादी के हर एक फंक्शन में हम आएंगे। अक्षय ने स्माइल करते हुए कहा। ये सुन विधि ने मुस्कुराकर कहा, अक्षय तो हमेशा ही अपनी बातों में पाखी को फंसा लेता है। रोहन, आर्यन और माही को ही देख रहा था। जीजू सच में दीदी की बहुत फिक्र करते हैं। मुझे नहीं लगता वह पीयूष की तरह होंगे। रोहन ने अपने मन में कहा, तुम मुझसे मिलने आते रहा करो। माही में उन तीनों की तरफ देखकर कहा, हाँ भाभी के प्यारे प्यारे छोटे छोटे दो भाई और बहन, तुम तीनों से मैंने किसी से बात भी नहीं की अभी तक। तुम लोग वापस यहाँ पर आना, हम खूब बातें करेंगे। देव ने कहा, हाँ जरूर। कीर्ति ने कहा। उसने फिर अभी से कहा, भैया आप भी विधि दीदी के साथ मुझसे मिलने आया कीजिए। तुम्हारी दीदी ने तो मुझे तुम्हारे बारे में बताया ही नहीं। मैं अकेले ही तुम लोगों से मिलने आऊंगा। अभी ने मुंह बनाकर कहा, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम्हें खुद मेरे बारे में सब पता होना चाहिए। विधि ने कहा। रोहन आर्यन के पास ही खड़ा था। उसने धीरे से कहा, आप माही दीदी का ख्याल रखना। मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप मेरा भरोसा नहीं तोड़ेंगे जीजू। ये कहने के बाद रोहन ने आगे जाकर सबको बाय कहा और फिर अक्षय और कीर्ति के साथ वहां से चला गया। वो तीनों बहुत ही अच्छे हैं। ऋषभ ने कहा। हाँ कीर्ति तो बहुत ही मासूम है। अभी ने कहा। विधि ने माही की तरफ देखकर कहा, माही जब 18 साल की थी तब वो इनसे मिली थी। उस समय माही कुछ ही दिनों में अब्रॉड जाने वाली थी। वो तीन एक अनाथ आश्रम में थे। उस आश्रम में बच्चों को बहुत बुरी तरीके से रखा जाता था। जितने भी डोनेशंस के पैसे आते वो आश्रम के लोग खुद ही रख लेते। बच्चों के लिए कुछ भी नहीं करते थे। अगर कोई बच्चा कुछ कहता तो उन्हें जानवरों की तरह मारते थे। वह बच्चों से ही आश्रम का सारा काम करवाते। वह बच्चों के लिए नरक था। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? देव ने गुस्से में कहा। माही ने फिर कहा, जब मैं उस दिन कार ड्राइव कर रही थी तब अचानक से ही मेरी कार के सामने कीर्ति आ गई। जब मैं कार से बाहर आई तो कीर्ति मेरी कार के आगे बेहोश पड़ी थी। उसी वक्त रोहन और अक्षत भी वहां पर आ गए। मैं कीर्ति को लेकर हॉस्पिटल चली गई। उसकी हालत बहुत ही खराब थी। ये तीनों ही बहुत कमजोर थे। पूरे रास्ते रोहन और अक्षत कीर्ति को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। रोहन तो मुझे आश भरी नजरों से देख रहा था। जब हॉस्पिटल में कीर्ति का इलाज हो रहा था तब रोहन ने मेरे पास आकर मेरी उंगली पकड़कर कहा, दीदी कीर्ति ठीक तो हो जाएगी ना? उस वक्त रोहन की आंखों में पानी था। मुझे उसे देखकर बहुत बुरा लगा। वह 10 साल का बच्चा मुझे ऐसे देख रहा था जैसे सिर्फ मैं ही उसके लिए उम्मीद हूँ। कीर्ति को होश आ गया। तब उन्होंने मुझे बताया वो आश्रम से भाग कर आए। उन्होंने मुझे उस आश्रम के बारे में सब कुछ बताया। पाखी ने माही की बात को कंटिन्यू रखते हुए कहा, उस वक्त माही सिर्फ 18 साल की ही थी। उसने मेरी मॉम से बात की और आश्रम को खरीद लिया। हमने भी माही की मदद करी सब कुछ करने में। तब से माही खुद ही उस आश्रम की देखरेख करती है। उस आश्रम का नाम स्वर्ग आश्रम है। इस आश्रम के बारे में मैंने सुना है। इस आश्रम में तो बच्चों को बहुत अच्छे एजुकेशन और ट्रेनिंग मिलती है। अभी ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो। माही, कीर्ति, अक्षत और रोहन से बहुत अटैच हो गई थी। माही जब एब्रॉड गई उसने 1 साल बाद ही उन तीनों को भी वहां पर बुला लिया और उन्हें वहीं पर ही पढ़ाया। माही चाहती थी वो तीनों बेस्ट एजुकेशन लेकर अपने पैरों पर खड़े हो। विधि ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, जब माही 20 साल की हुई तो उसने उन तीनों को अडॉप्ट कर लिया। वो तीनों तो माही को ही अपनी पूरी फैमिली मानते थे। उन्हें माही के बारे में सब पता था। माही ने करण को उनके साथ रहने और उनका ख्याल रखने के लिए कहा। माही के इंडिया आने के बाद वह भी यहाँ पर आना चाहती थे, इसीलिए माही ने उन्हें यहाँ पर बुला लिया। अक्षत और कीर्ति एक दूसरे को पसंद करते हैं। रोहन वो सबको ऐसा दिखाता है कि वो बहुत ही सख्त है, जैसे कि उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अंदर से बिल्कुल किसी मुलायम नारियल की तरह है।
माही को लेकर बस कुछ ज्यादा ही प्रोडक्टिव है। वह तीनों माही को ही अपने मॉम और डैड मानते हैं। भाभी आप बहुत अच्छी हैं। नंदिनी ने कहा। नहीं, मैं अच्छी नहीं हूँ। वो तीनों मेरी लाइफ में तब आए जब मेरे अपनों ने भी मुझे छोड़ दिया। वो सब मेरी फैमिली है, माही ने कहा। विधि ने फिर कहा, आपको पता है रोहन दुनिया के टॉप 3 हैकर में से एक है। कीर्ति बहुत अच्छी डांसर है, उसने माही से ही डांस सीखा। उसे बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं इंटरनेशनल लेवल पर। अक्षत एक राइटर है, आप सबने राइटर निक का नाम तो सुना ही होगा ना। हाँ, मैंने सुना है, वो बहुत बड़े राइटर है, पर कभी किसी ने उन्हें देखा ही नहीं। ऋषभ ने कहा। अक्षत है, उसे लाइमलाइट पसंद नहीं है, इसीलिए वो कभी दुनिया के सामने नहीं आता। पाखी ने कहा। सब इन तीनों के बारे में सुनकर हैरान थे। देव ने कहा, वो तीनों तो बहुत इम्प्रेसिव है। अब उनकी दीदी माही इतनी ज्यादा इम्प्रेसिव है, तो उन्हें तो इम्प्रेसिव होना ही था। विधि में मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर बात करना के बाद जब पाखी, विधि, अभि और ऋषभ वहां से जाने लगे, तब माही ने पाखी और विधि से कहा, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं यहाँ पर बोर हो जाती हूँ। हाँ ठीक है, हम यहाँ पर तुम्हारी पास रुक जाते हैं, विधि ने कहा। वे दोनों वहीं पर ही रुक गई और ऋषभ और अभि वहां से चले गए। देव भी काम से ऑफिस चला गया। 15 मिनट बाद माही ने अपने फोन में कुछ देखा। फिर पाखी और विधि से कहा, तुम दोनों बहुत अच्छी दोस्त हो, उम्मीद करती हूँ तुम मेरी मदद करोगी। कैसी मदद? पाखी ने माही को घूरते हुए कहा। आर्यन को पता था माही किस बारे में बात कर रही है। उसने माही को फोन में मैसेज करते देख लिया था। माही ने अपने सारे दांत दिखाते हुए उनसे कहा, वह मैंने अंश भैया को यहाँ पर बुलाया है। मैं उन्हें आज मेरी और आर्यन की शादी के बारे में बताऊंगी। मैंने सोचा मेरी ऐसी हालत देखकर वह मुझसे ज्यादा नाराज भी नहीं हो पाएंगे और तुम दोनों भी यहाँ पर मेरी हेल्प करने के लिए रहोगी। क्या? पाखी ने अपनी आंखें बड़ी कर कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें चोट लगी है तो भैया तुमसे तो कुछ भी नहीं कहेंगे, पर वो हमें तो कहेंगे ना। हमने भी तो ये बात उन्हें नहीं बताई। विधि ने माही को घूरते हुए कहा, तुम दोनों मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। माही ने अपनी पलकें बार बार झपकाते हुए कहा। आर्यन माही को देखकर मुस्कुराने लगा। उसने अपने मन में ही कहा, मेरी वाइफ बहुत स्मार्ट है, बिल्कुल एक छोटी और क्यूट लोमड़ी की तरह। नंदिनी जो वहीं पर बैठी थी, अंश के यहाँ पर आने की बात सुनकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पाखी और विधि ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, माही हम तो चले, हमें भैया की डांट नहीं खानी है। वो जा ही रहे थे कि माही ने पीछे से कहा, ठीक है, वैसे भी भैया यहाँ पर आ गए हैं, वह बस अंदर आते ही होंगी। ये सुन वह दोनों फिर से अपनी जगह पर बैठ गई। वो माही को ही घूर रहे थे और माही उन्हें अपने दांत दिखा रही थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी माही अपनी ऐसी हालत का भी फायदा उठाएगी। CH 124 अंश की नाराजगी। पाखी और विधि ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, माही हम तो चले, हमें भैया की डांट नहीं खानी है। वो जा ही रहे थे कि माही ने पीछे से कहा, ठीक है, वैसे भी भैया यहाँ पर आ गए हैं, वह बस अंदर आते ही होंगी। ये सुन वह दोनों फिर से अपनी जगह पर बैठ गई। वह माही को ही घूर रहे थे और माही उन्हें अपने दांत दिखा रही थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी माही अपनी ऐसी हालत का भी फायदा उठाएगी। अंश जब अंदर आया उसने देखा माही एक सोफे पर बैठी है, उसके पैर हाथ सिर पर पट्टी बंधी हुई है। ये देखकर अंश बहुत घबरा गया। उसने जल्दी से माही के पास जाकर कहा, माही तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? अंश को इतना परेशान देखकर माही ने कहा, कुछ नहीं भैया, वो मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तुम कैसे ड्राइव करती हो और तुम्हें ये छोटा सा एक्सीडेंट लगता है? देखो तुमको कितनी चोट आई है, तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? अंश ने कहा। माही ने बैठे हुए ही अंश का हाथ पकड़कर कहा, भैया मैं जिंदा हूँ, देखो आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि मैं मर ही गई। तुम पागल हो, हर कुछ भी बोलती रहती हो। अंश ने माही को डांटते हुए कहा और उसके बालों को सहलाने लगा। फिर उसने पाखी और विधि से कहा, माही का एक्सीडेंट हुआ है और तुम दोनों ने मुझे बताया क्यों नहीं इस बारे में? भैया हमें भी कुछ ही देर पहले पता चला था इस बारे में।
पाखी ने कहा। तभी अंश की नजर आर्यन और नंदिनी पर पड़ी। उन्हें देख अंश ने माही से कहा, पर तुम यहाँ मिस्टर आर्यन के घर पर कैसे? ये सुन सब एक साथ माही की तरफ देखने लगे। माही बोलने में बहुत ही हिचकिचा रही थी। उसने कहा, वह भया। तभी आर्यन ने कहा, माही मेरी वाइफ है, इसीलिए उसे यहीं पर ही होना चाहिए। ये सुन अंश हैरान रह गया। उसने माही की तरफ देखा। हाँ भाई, मेरी और आर्यन की शादी हो चुकी है। हमने 4 महीने पहले ही शादी की थी। आर्यन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, माही ने कहा। ये सुन कि अंश की हैरानी अब गुस्से में बदल गई। उसने कहा, और तुमने इस बारे में मुझे बताया तक नहीं। सॉरी भाई, वो सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि मैं आपको बता ही नहीं पाई। मैं आपको बताना चाहती थी पर आप 2 महीनों से एयरबोर्ड में थे। और फिर पाखी की एंगेजमेंट। माही ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा। अच्छा, तुम्हें 2 मिनट तक का टाइम नहीं मिला मुझे ये बताने के लिए? अंश ने कहा। सॉरी ना भाई, माही ने मुंह लटका कर कहा। और किसे किसे पता है इस बारे में? अंश ने पूछा। सिर्फ यहाँ मौजूद लोगों को और शब, अभी, देव, कीर्ति, अक्षत, रोहन को, माही ने कहा। सबको पता था, सिर्फ मुझे ही नहीं। और विधि और पाखी, तुम दोनों ने मुझे क्यों नहीं बताया? अंश ने कहा। सॉरी भैया, वह मैंने सोचा अगर माही ही आपको खुद से बताएगी तो सही रहेगा, पाखी ने कहा। हाँ भाई, माही के बिना हम कैसे बता सकते थे आपको? विधि ने कहा। हाँ, मैं कैसे भूल गया, तुम दोनों तो उसके दोस्त हो ना, तुम लोग मुझे क्यों कुछ बताओगे? अंश ने नाराज होते हुए कहा। विधि और पाखी अपना मुंह नीचे करके बैठ गई। आई एम सॉरी भैया, अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। माही ने अपने दोनों हाथों से कान पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा। अंश ने देखा माही का हाथ, जिस पर पट्टी लगी हुई है, वो मूड नहीं रहा है। फिर भी माही जबरदस्ती कोशिश कर रही है अपने कान पकड़ने की। अंश ने माही के हाथ को नीचे कर दिया। क्या आपने मुझे माफ कर दिया? माही ने अंश से पूछा। अंश ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ। ये सुन माही खुश हो गई और उसने स्माइल करते हुए कहा, थैंक्स भाई। वो उठने की कोशिश करने लगी। उसने खुशी में अपना चोट लगा हुआ पैर ही जमीन पर रख लिया, जिससे उसके मुंह से आह निकल गई। आर्यन जल्दी से उसके पास गया और उसे वापस से सोफे पर बैठा दिया। तुम्हें पता है तुम्हें चोट लगी है, फिर भी तुम चलने कोशिश क्यों कर रही हो? तुम्हें मजा आता है क्या दर्द सहने में? आर्यन ने कहा। सॉरी, मैं भूल गई थी कि मुझे चोट लगी है, माही ने कहा। ये सुनकर आर्यन ने ना में अपना सिर हिला दिया। वह सोच रहा था कि कोई कैसे भूल सकता है कि उसे चोट लगी है। अंश को देखकर अच्छा लगा कि आर्यन को माही की बहुत फिक्र है। इसमें माही की कोई भी गलती नहीं है। मैं अभी हमारी शादी की बात अपनी फैमिली को नहीं बता सकता हूँ, इसीलिए उसने ये सब किया। आर्यन ने कहा। हाँ, तुम कुछ सोच कर ही है सब कर रहे हो, मुझे विश्वास है। मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुमने सबसे इस बारे में छुपाया क्यों, अंश ने कहा। आर्य ने कहा। माही, अब मुझे जाना होगा, स्टूडियो में कुछ काम है, पाखी ने अपने फोन में देखते हुए कहा। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, विधि ने कहा। ठीक है, माही ने कहा। उसके बाद पाखी और विधि वहां से चली गई। तुम्हें भी अब आराम करना चाहिए, तुम कब से बैठी हो, आर्यन ने कहा। हम, माही ने कहा। आर्यन ने माही को गोद में उठाया और फिर अंश से कहा, मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा अभी, मुझे माही को मेडिसिन्स देनी है। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, अंश ने मुस्कुराकर कहा। आर्यन माही को लेकर ऊपर रूम में चला गया। उसके जाने के बाद नंदिनी जब अपने रूम की तरफ जाने लगी, अंश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ बाहर की तरफ लेकर जाने लगा। आप ये क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा, नंदिनी ने कहा। पर अंश ने उसकी बात नहीं सुनी और नंदिनी को अपनी कार में बैठाया और फिर कार लेकर वहां से चला गया। नंदिनी ने भी अब कुछ भी नहीं कहा। अंश ने एक खाई के पास अपनी कार रोकी और कार के बाहर आ गया। नंदिनी भी कार से बाहर आ गई। आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं, नंदिनी ने कहा। अंश ने नंदिनी के पास आकर कहा, तुम्हें भी पता था ना माही की शादी के बारे में, और तुमने फिर भी मुझे नहीं बताया।
हाँ, पर मैं बिना भाई भाभी से पूछे आपको कैसे बता सकती थी? नंदिनी ने कहा। अंश भी समझ रहा था कि नंदिनी सही कह रही है। नंदिनी अंश से बात करते वक्त उसकी तरफ नहीं देख रही थी, वो इधर उधर देख रही थी। वो जब भी अंश की आंखों में देखती थी तो कहीं खो सी जाती थी। तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो? अंश ने कहा। मैं देख तो रही हूँ, नंदिनी ने कहा। अंश ने मुस्कुराते हुए नंदिनी का चेहरा अपनी तरफ किया। नंदिनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। CH 125, मुझे आपसे प्यार है। नंदिनी अंश से बात करते वक्त उसकी तरफ नहीं देख रही थी, वो इधर उधर देख रही थी। वो जब भी अंश की आंखों में देखती थी तो कहीं खो सी जाती थी। तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो? अंश ने कहा। मैं देख तो रही हूँ, नंदिनी ने कहा। अंश ने मुस्कुराते हुए नंदिनी का चेहरा अपनी तरफ किया। नंदिनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। नंदिनी को पता था वह अंश की आंखों में देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगी और अपने दिल की बात अंश को बता देगी। इन दिनों पता नहीं उसे क्या हो रहा था, अंश की बात आने पर ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगता था। और जब से उसने वो अखबार में न्यूज़ देखी थी कि शायद अंश जोशी और सिमन गुप्ता रिलेशनशिप में है, वह खुद की फीलिंग को कंट्रोल करने लगी थी। वो नहीं चाहती थी उसे आगे जाकर और दर्द हो। उसे लगा अंश सच में सिमन के साथ रिलेशनशिप में है। हवा की वजह से नंदिनी के बाद लहरा रहे थे। नंदिनी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। अंश एक तक नंदिनी को ही देख रहा था। नंदिनी ने सोचा कि उसे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। उसने अपनी आंखें खोली और अंश से दूर हो गई। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए अंश से कहा, वैसे कांग्रेचुलेशन। किस बात के लिए? अंश ने कंफ्यूजन में पूछा। अब आप सिंगल नहीं रहे ना, आपकी भी एक गर्लफ्रेंड है। ये कहते वक्त नंदिनी का दिल टूट रहा था, फिर भी वह मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। अंश समझ गया नंदिनी उस आर्टिकल की बात कर रही थी जो कुछ दिन पहले ही न्यूज़पेपर में आया था। उसने नंदिनी की तरफ देखा जिसका चेहरा देखकर लग रहा था कि वो सिर्फ दिखाने के लिए ही मुस्कुरा रही है। हाँ, मैं अब सिंगल नहीं हूँ, मैं किसी से प्यार करने लगा हूँ, अंश ने कहा और नंदिनी को कमर से पकड़ अपने करीब कर लिया। अंश की बात सुन नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना चेहरा नीचे की तरफ कर रखा था ताकि अंश उसके आंसुओं को ना देख सके। मुझे छोड़िए, आप मुझे ऐसे नहीं पकड़ सकते। या आप क्या कर रहे हैं? आपकी अब एक गर्लफ्रेंड भी है, नंदिनी ने अंश से छूटने की कोशिश करते हुए कहा। ये लड़की भी कितनी पागल है, इसे कैसे विश्वास हो सकता है कि न्यूज़ आर्टिकल में सच ही लिखा होगा? अंश ने मन में कहा। उसने नंदिनी को नहीं छोड़ा बल्कि उसे अपने और करीब कर लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। अब नंदिनी के हाथ अंश के शोल्डर पर थे। उसने अपना चेहरा अभी भी नीचे की तरफ ही कर रखा था। अंश ने नंदिनी का चेहरा ऊपर की तरफ किया। नंदिनी की बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। नंदिनी के आंसुओं को देखकर पता नहीं अंश को क्या हुआ, उसने अचानक से अपने होंठ नंदिनी के होठों पर रख दिए और उसे प्यार से किस करने लगा। नंदिनी तो ब्लाइंड ही हो गई थी। अंश के अचानक ऐसा करने पर वो हैरान थी। 2 मिनट की किस के बाद अंश ने नंदिनी की आंखों में देखकर कहा, मुझे प्यार हो गया तुमसे, अब मैं सिंगल कैसे रहा? ये सुन नंदिनी ने अपनी आंखें बड़ी कर कहा, पर उस न्यूज़पेपर। उसने इतना ही कहा था कि अंश ने बीच में ही कहा, वह एक झूठ है मिस सिमन गुप्ता, मेरी सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर है और उनका तो पहले से ही एक बॉयफ्रेंड भी है। ओह, नंदिनी ने पाउट बनाकर कहा। अंश मुस्कुराने लगा। उसने नंदिनी के आंसू साफ किए हो। उससे कहा, तो तुम्हें वो न्यूज़ देखकर इतना बुरा लगा कि तुम मेरे सामने ऐसे बच्चों की तरह रोने लगी? मुझे बुरा लगा, बहुत बुरा, नंदिनी ने कहा। पर क्यों? अंश ने पूछा। क्योंकि मुझे आपसे प्यार हो गया है, नंदिनी ने कहा। उसे एहसास ही नहीं था उसने अभी क्या कहा। जब उसे समझ आया उसने अभी क्या कहा, उसके गाल शर्म से लाल हो गए। अच्छा, तो तुम प्यार करती हो मुझसे? अंश ने धीरे से नंदिनी के कान में कहा। नंदिनी ने शर्म से अंश के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। वो बहुत खुश थी आज, क्योंकि उसने फाइनली अंश से अपने दिल की बात कह दी थी और अंश भी उससे प्यार करता है।
अंश नंदिनी के साथ वहां पर चेयर पर बैठ गया। इस खाई के पास का नजारा बहुत ही सुंदर था, इसीलिए वीकेंड पर बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने आते थे, पर आज वहां पर कोई भी नहीं था। आपका और सिमरन का सच में कोई रिश्ता नहीं है? नंदिनी ने अंश की तरफ देखकर पूछा। अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें अभी सिमरन से बात करवा सकता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मुझे आप पर विश्वास है। नंदिनी ने कहा। वह दोनों वहां पर बैठकर बातें करने लगे। वही दूसरी तरफ रूम में माही मेडिसिन खाकर सो गई थी और आर्यन उसे सुलाने के बाद घर से बाहर चला गया। उसने घर के बहुत से बॉडीगार्ड लगा रखे थे और देव जो घर आ गया था उसे घर पर रहने का कह दिया और खुद बाहर चला गया। आर्यन एक विला में गया। उस विला के बाहर भी कुछ बॉडीगार्ड खड़े थे। आर्यन को देख उन्होंने दरवाजा खोल दिया। आर्यन विला के अंदर गया। CH 126 जॉन की मौत। वही दूसरी तरफ रूम में माही मेडिसिन खाकर सो गई थी और आर्यन उसे सुलाने के बाद घर से बाहर चला गया। उसने घर के बहुत से बॉडीगार्ड लगा रखे थे और देव जो घर आ गया था उसे घर पर रहने का कह दिया और खुद बाहर चला गया। आर्यन एक विला में गया। उस विला के बाहर भी कुछ बॉडीगार्ड खड़े थे। आर्यन को देख उन्होंने दरवाजा खोल दिया। आर्यन उस विला के अंदर गया। वहां पर पहले से ही ऋषभ और मानव बैठी थे। आर्यन जाकर सोफे पर बैठ गया और उन दोनों की तरफ देखने लगा। मानव ने आर्यन से कहा, बॉस, हमें अब आगे क्या करना चाहिए? आर्यन ने एक डेविल स्माइल करते हुए कहा, नर्क दिखाना है। ये सुन ऋषभ और मानव भी मुस्कुराने लगे। उन्हें पता था आर्यन किस बारे में बात कर रहा है। वो तीनों विला के ही अंदर एक रूम में गए जहां पर बहुत अंधेरा था। मानव ने रूम की लाइट ऑन की। जैसे ही रूम में रोशनी हुई उन्होंने देखा जॉन रूम के अंदर उल्टा लटका हुआ था। उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके शरीर पर हर जगह लाल निशान बने हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जॉन को पूरी रात बेल्ट से मारा गया हो। आर्यन जॉन के पास गया जो अभी आधी बेहोशी की हालत में था। आर्यन ने उसके बाल पकड़कर कहा, मुझे पता है तुम यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहे हो, इसलिए मैं तुमको और मजा कराऊंगा। आर्यन मानव की तरफ देखने लगा। मानव एक गर्म लोहे की रॉड लेकर रूम में आया और उसे जॉन की पीठ पर रख दी। जॉन दर्द से चिल्ला उठा। आर्यन ने उसे देख कहा, तुम्हें मैं उन लड़कियों का दर्द महसूस कराऊंगा जिन्हें तुमने बेचा है। अब तक पता नहीं तुमने कितनी ही लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की होगी। अब तुम्हें उन सब का हिसाब देना होगा। मानव ने वह रोड फिर जॉन के पैरों में रखी। ऐसे ही मानव जॉन के बॉडी के हर एक हिस्से में वह गर्म रोड रख रहा था। मानव को भी ऐसे लोगों से बहुत नफरत थी जो सिर्फ कुछ पावर और पैसों के लिए ही लड़की को बेचते हैं और डगस जैसी खतरनाक चीज जो दुनिया में फैलाते हैं। मार डालो मुझे और खेल खत्म करो। जॉन ने कहा, इतनी आसान मौत नहीं मिलेगी तुम्हें, पर आज रात तक तुम अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें जरूर लोगे, आर्यन ने कहा। मानव ने कुछ लोगों से कहकर जॉन को नीचे उतारा और उसे विला के पीछे वाले हिस्से में ले गया जहां पर कुछ जंगली कुत्ते जॉन का ही इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखकर जॉन की आंखें हैरानी में फैल गई। उसने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और जॉन को उन कुत्तों के सामने छोड़ दिया। वह कुत्ते जॉन को काट रहे थे। जॉन दर्द से चिल्ला रहा था। कोई भी उसकी चीज सुनता तो वह कांप उठता। आर्यन ने बीच में ही अपने हाथ के इशारे से मानव को उन कुत्तों को पकड़ने के लिए कहा। जॉन के शरीर से खून निकल रहा था। उन जंगली कुत्तों ने जॉन के शरीर के मांस तक को निकाल लिया था। आर्यन ने एक बार मानव की तरफ देखा जैसे कह रहा हो कि तुम्हें तो पता ही है कि अब आगे क्या करना है। मानव आर्यन की तरफ देख मुस्कुराया। आर्यन और ऋषभ फिर वहां से चले गए। ऋषभ ने कार में आर्यन से कहा, वह एक ऐसी ही दर्दनाक मौत डिजर्व करता है। तुमने जॉन की सारी ड्रग्स की फैक्ट्री को बंद करवा दिया है, आर्यन ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। हाँ, जब पुलिस ने सारी फैक्ट्री को सील कर दिया और अब तक जितनी भी लड़कियों को बेचा गया उन्हें भी वापस लाने की तैयारी हो रही है। वीके के लोग भी इनमें हमारी मदद कर रहे हो। उनका एक आदमी जिसका नाम विक्रम है, वह पहले से ही आउट ऑफ इंडिया ये काम कर रहा है, ऋषभ ने कहा।
आर्यन ने कहा। रात को डिनर के बाद रूम में आकर माही ने आर्यन से कहा, जॉन का क्या हुआ? तुम्हें उसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बस आराम करो। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, माही ने कहा। उसने आर्यन से आगे इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा। उसने सोचा, जरूर जॉन के साथ कुछ बुरा ही हुआ होगा, वैसे भी वो इसी लायक था। आर्यन जॉन के बारे में सोचने लगा। मानव ने जॉन को जंगल के बीच में छोड़ दिया। जॉन बेशुद्ध सी हालत में जमीन पर पड़ा था। उसके जख्मों पर अब चींटियां लगनी शुरू हो गई थी। जॉन के अंदर अब इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वह चीख सके। जंगली पंछी भी जॉन को खाने लगे थे। ऐसे ही जॉन की बहुत ही डरावनी और दर्दनाक मौत हुई, जिसे देखकर किसी की रूह तक कांप उठे। फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को ऐसी ही मौत मिलनी चाहिए। जो लोग लड़कियों की इज्जत नहीं कर सकते हैं, उन्हें ऐसी ही खतरनाक मौत मिलनी चाहिए। CH 127 अनटाइटल्ड चैप्टर। मानव ने जॉन को जंगल के बीच में छोड़ दिया। जॉन बेशुद्ध सी हालत में जमीन पर पड़ा था। उसके जख्मों पर अब चींटियां लगनी शुरू हो गई थी। जॉन के अंदर अब इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वह चीख सके। जंगली पंछी भी जॉन को खाने लगे थे। ऐसे ही जॉन की बहुत ही डरावनी और दर्दनाक मौत हुई, जिसे देखकर किसी की रूह तक कांप उठे। माही अभी धीरे धीरे रिकवर होने लगी थी। वो अपने पैरों पर भी चलने लगी। आग ने उसका इन 15 दिनों में बहुत ज्यादा ध्यान रखा था। आर्यन को अपनी केयर करता देख माही को भी बहुत अच्छा लग रहा था। नंदिनी ने भी सुरभि को बता दिया था कि माही का एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए वो अभी शूटिंग कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। ये सुनकर आमिर खन्ना ने भी माही की हालत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उसे छुट्टी दे दी। उन्होंने अपनी फिल्म की हीरोइन चेंज नहीं की, बल्कि माही का साथ दिया। सुबह अनिल माही से मिलने के लिए आया था। उस वक्त माही आराम से बैठकर एप्पल खा रही थी। लगता है तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। तुम तो यहाँ बैठकर एंजॉय कर रही हो अपनी लाइफ को, अनिल ने कहा। माही ने उसकी तरफ देखकर मुंह बनाकर कहा, कौन एंजॉय कर रहा है, घर पर बैठकर बोर होना। और ये फ्रूट मेरे लिए अंश भैया लेकर आए थे। वह तो तुम्हारी तरह नहीं जी, ऐसे ही मुंह उठाकर मिलने आ जाते हैं। ये सुन अनिल ने अपना चेहरा माही को ठीक से दिखाते हुए कहा, तुम्हें पता ही चेहरे को देखने के लिए लोग कितने पैसे लगाते हैं। लड़कियां इसके पीछे दीवानी है। इस चेहरे पर लोग अपने करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए भी तैयार है। अगर मीडिया या बाहर किसी को पता चला कि द ग्रेट अनिल महेश्वरी तुमसे मिली, तुम्हारे घर पर आया है, तो मीडिया और सोशल साइट्स पर तहलका मच जाएगा। आर्यन भी वहां पर आकर माही के पास बैठ गया। माही ने आर्यन के कंधे पर अपना सिर रखकर कहा, तुम जो ये चेहरा देख रहे हो ना, इसके आगे तुम कुछ भी नहीं हो। इस चेहरे के पीछे लाखों नहीं, पूरी दुनिया की लड़कियां पागल होने को मजबूर हो जाए। लोग इन पर अपने पैसे लगाना तो चाहते हैं, पर वो लगा नहीं सकती, क्योंकि इन्हें किसी की भी जरूरत नहीं है। अनिल ये सुनकर मुंह बनाने लगा। उसने कहा, तुम्हारे पास और भी कोई काम है? अपने हस्बैंड की तारीफ करने के अलावा तुम बोर नहीं होती इनकी तारीफ करते करते हैं? है ना, मेरे पास एक और काम, वो तुम्हारी बेइज्जती करना। माही ने हंसते हुए कहा। अनिल माही को घूरने लगा। आर्यन ने अनिल से कहा, तुम यहाँ पर कैसे? वह मुझे माही के एक्सीडेंट के बारे में पता चला, इसलिए मैं उनसे मिलने के लिए आया। अनिल ने कहा, मुझसे मिलने आए हो या मुझे परेशान करने? माही ने कहा, ये तुम्हारी भाभी लगती है, तो तुम्हें माही को भाभी नहीं बुलाना चाहिए। आर्यन ने कहा। ये सुन अनिल ने कहा, मैं आपकी हर बात मानता हूँ, और माही पहले मेरी दोस्त थी। मुझे बाद में पता चला कि वो आपकी वाइफ, इसीलिए माही मेरी दोस्ती रहेगी सबसे पहले। अनिल ने कहा, वैसे मैंने सुना है आप 5 तारीख को सभी घर वालों को उनकी होने वाली बहुत से मिलने वाले हो। अनिल ने कहा, तुम्हें इस बारे में कैसे पता? क्या तुमने वहां पर अपने जासूस लगा रखे हैं? माही ने पूछा। नहीं, तुम बोल रही हो, मेरी मॉम आपके हस्बैंड की बुआ है। नानी ने ही मोम को ये बात बताई थी। पूरे परिवार में सभी यही सोच रहे हैं कि भैया क्या सच में किसी लड़की को उन सबसे मिलवाने वाले हैं? और अगर ये बात सच है तो वो लड़की कौन है? अनिल ने कहा, तुम मुझे टेंशन दे रहे हो। मेरे वहां पर जाने से पहले ही
वहाँ पर सब लोग मेरे बारे में ही सोच रहे हैं। पता नहीं मुझे देखकर उन्हें कैसा लगेगा। माही ने अपने नाखून चबाते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, तुम पहले से ही सबको पसंद हो और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि सब क्या कहते हैं। तुम मेरी वाइफ हो जिससे मैं पसंद करता हूँ और ये कोई भी नहीं बदल सकता, आर्यन ने कहा। माही ने आर्यन की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। भैया, आपको पता है, फैमिली की सभी औरतों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है जिसमें सिर्फ लेडीज ही है। वहाँ पर सब मिलकर उन लड़कियों के लिए वोट कर रही है जिसे आप जानते हो और जो आपकी गर्लफ्रेंड बन सकती है, जिससे शायद आप फैमिली से मिलवाने वाले हो। इसमें सबसे ज्यादा वोट शनाया को ही मिले हैं। मेरी मॉम को भी लगता है कि आप शनाया को ही पसंद करते हैं, अनिल ने कहा। ये सब सुन आर्यन तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर माही ने अनिल को घूरते हुए पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता और ये शनाया कौन है और इसे सबसे ज्यादा वोट क्यों दे रहे हैं? मुझे ये सभी से पता है क्योंकि मैंने मॉम के फोन में उस ग्रुप की चैट को देखा था। और जहाँ तक बात रही शनाया की, तो क्या तुम शनाया को नहीं जानती? अनिल ने कहा। अगर मैं जानती होती तो क्या तुमसे पूछती? माही ने गुस्से में कहा। शनाया आर्यन भाई की मामी के भाई की बेटी है। जब हम छोटे थे तो भाई की मामी उन्हें हम सबके साथ खेलने के लिए प्रजापत हवेली लाती। ऐसे ही हम सबकी दोस्ती भी शनाया से हो गई, सिर्फ नंदिनी को छोड़कर, और भाई तो वैसे भी किसी से बात करते ही नहीं थी। वो बचपन में भी बिल्कुल एक मैच्योर आदमी की तरह ही बिहेव करते थे। कुछ सालों पहले ही शनाया पढ़ाई करने के लिए यूएसए चली गई थी। अगर इस दुनिया में ऐसी कोई भी लड़की थी जिससे भाई ने कभी पूरे 1 मिनट बात की हो तो वो शनाया ही है, अनिल ने कहा। शनाया अभी कुछ दिनों में वापस इंडिया आ रही है, इसीलिए सबको लगता है भाई शनाया को ही पसंद करते हैं, अनिल ने कहा। इस शनाया का पूरा नाम क्या है? माही ने कहा। शनाया शेट्टी, उसके पापा भी एक बिजनेसमैन है। वो अपनी फैमिली की बड़ी बेटी है, इसीलिए सब उससे बहुत प्यार करते हैं, अनिल ने कहा। आर्यन ने माही की तरफ देखा जो अजीबो-गरीब मुंह बना रही थी। आर्यन समझ रहा था माही अभी क्या सोच रही है। माही, इश्क की दास्तां मूवी के प्रमोशन शुरू हो गए हैं। तुम्हारी तबीयत भी अब ठीक है, अगर तुम कुछ इम्पोर्टेंट जगह पर प्रमोशन के लिए आ सकती हो तो तुम्हें आना चाहिए। वैसे भी मूवी का ट्रेलर देखने के बाद से ही लोगों को तुम में बहुत इंटरेस्ट है। सब तुम्हार करैक्टर को पसंद करते हैं। अगर तुम चाहो तो कल एक टेलीविजन शो में हम प्रमोशन के लिए जा रहे हैं। ये एक लाइव शो है, ये बहुत फेमस है, इसीलिए मैं भी वहाँ पर आऊँगा। अगर तुम भी आओ तो इससे पब्लिक की नज़रों में तुम और भी ज्यादा आने लगेगी, अनिल ने कहा। माही ने इस बारे में सोचो और फिर आर्यन की तरफ देख कहा, अनिल सही कह रहा है। मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुकी, अब मैं काम पर वापस जा सकती हूँ। मुझे कहीं पर भी दर्द भी नहीं होता है। अगर तुम चाहती हो तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं अपना ख्याल रखना, आर्यन ने कहा। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी। ये कहकर उसने आर्यन को हग कर लिया। माही और आर्यन को देखकर अनिल ने मुंह बनाकर कहा, आप दोनों मेरे सामने ये सब करना बंद कीजिए, आपको दिख नहीं रहा। मैं भी यहाँ पर ही बैठा हूँ, मेरे जाने के बाद आप ये सब कर लेना। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है हमें देखकर तो ये तुम्हारी दिक्कत है, हमारी नहीं, माही ने अनिल को घूरते हुए कहा। मैं ही जाता हूँ, अनिल ने कहा और वहाँ से चला गया। अच्छा हुआ आपने मुझे शूटिंग पर जाने के लिए हाँ कह दिया, वरना मैं तो घर में रहकर पागल ही हो जाती, माही ने कहा। तुम घर पर रहकर पागल कैसी हो जाती? मैं था ना तुम्हारे साथ, आर्यन ने कहा और माही को अपनी गोद में उठा लिया। माही ने आर्यन को घूरते हुए कहा, आपने मुझे गोद में क्यों उठाया है? मैं अब अपने पैरों से चल सकती हूँ, मैं पैर एकदम ठीक है, आर्यन ने माही के गाल पर किस कर कहा। तुम्हें गोद में उठाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं तो तुम्हें हमेशा अपनी गोद में उठाकर चल सकता हूँ, तुम मेरे लिए बिल्कुल एक डॉल की तरह हो। अच्छा, और वो शनाया कौन है? माही ने कहा। तब तक वो लोग रूम में पहुंच गए थे। आर्यन माही को लेकर अपनी गोद में बेड पर बैठ गया और कहा, शनाया मेरे लिए कोई भी नहीं है, मैं उसे नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ मेरी वाइफ को ही जानता हूँ। शनाया से मैंने आज तो पूरी 2 मिनट भी बात नहीं की।
क्या वो आपके साथ बचपन से हैं? फिर भी मैं आज तक उससे पूरे 2 मिनट तक बात नहीं की। माही ने अपनी आंखें बड़ी कर कहा। आर्यन ने अपना सिर में हिला दिया। फिर सबको ऐसा क्यों लगता है कि आप उसे पसंद करते हैं? माही ने कहा। मुझे नहीं पता, आर्यन ने कहा। माही ने अपने मन में सोचा, इस इंसान ने शनाया से आज तक पूरे 2 मिनट तक भी बात नहीं की और सबको लगता है ये उसे पसंद करते हैं। फिर जब मैं इनसे पहली बार मिली थी तब इन्होंने तो मुझसे पूरे 5 मिनट तक बात की थी, तो मतलब क्या है? इन्हें मुझे देखकर ही प्यार हो गया था। माही ने आर्यन की तरफ देखा और पूछा, 5 साल बाद आपने मुझे पहली बार कहाँ पर देखा था? मेरे हिसाब से तो हम मॉल में ही मिले थे। आर्यन माही की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। उसने कहा, नहीं, मैंने तुम्हें उस दिन देखा था जिस दिन मैं इंडिया आया था। उस वक्त तुम नंदिनी की मदद करने के लिए रोड पर कुछ लड़कों को मार रही थी। क्या आप वहां पर ही थे? माही ने अपनी आंखें बड़ी कर कहा। हाँ, मैं उस वक्त रोड के सामने वाले होटल के रूम में था। मैं वहां पर खिड़की से तुम्हें देख रहा था। ओह, माही ने कहा। पर जब हम मॉल में मिले थे तब आपने मुझसे 5 मिनट तक बात की थी, जबकि आप किसी से भी इतनी बातें नहीं करते हैं। फिर आपने मुझसे इतनी बातें क्यों की? माही ने कंफ्यूजन में पूछा। इसका जवाब तुम्हें हमारी मॉल के बाद वाली मुलाकात में मिल जाएगा, आर्यन ने कहा और माही के फोरहेड पर किस कर स्टडी रूम में चला गया। माही उस बारे में सोचने लगी जो आर्यन अभी कह कर गया। मॉल के बाद में आर्यन से टिलू की बर्थडे पार्टी के दिन ही मिली थी। उस टाइम मैंने गलत ड्रिंक कर ली थी, माही ने खुद से ही कहा। तभी उसे जैसे आर्यन की बात समझ आ गई। उसने अपनी आंखें बड़ी कर कहा, मतलब उन्हें मुझसे पहली बार में ही प्यार हो गया था, इसीलिए उन्होंने बर्थडे पार्टी के अगले दिन ही मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहा था। ये सब कहते हुए माही के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। मेरे प्यारे सी हबी, कितनी क्यूट है ना। उन्होंने मुझसे इनडायरेक्टली अभी यह कहा कि मैं उन्हें पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। माही ने सुरभि को कॉल किया। हेलो सुरभि, माही ने कहा। हाय माही, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? सुरभि ने पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने इसीलिए ही तुम्हें फ़ोन किया। मैं अब ठीक हूँ, तो मैं कल इश्क की दास्तां मूवी के प्रमोशन के लिए जाना चाहती हूँ, माही ने कहा। तुम श्योर हो? सुरभि ने पूछा। हाँ, और तुम डायरेक्टर आमिर खन्ना से भी बात कर लेना। मैं कल प्रमोशन के बाद से ही शूटिंग कंटिन्यू करूंगी, माही ने कहा। ठीक है, मैं डायरेक्टर रमेश मिश्रा से पूछकर तुम्हें कल के टाइम और लोकेशन के बारे में बता दूंगी, और मैं भी वहां पर आऊंगी, सुरभि ने कहा। ओके, माही ने कहा और कॉल कट कर दिया। माही ने नंदिनी को भी कल के शेड्यूल के बारे में बता दिया था। माही बाहर गार्डन में आकर बैठ गई और आसमान में देखने लगी। तभी उसने देखा तान्या अंदर आ रही है। तान्या, माही ने मुस्कुराते हुए तान्या को आवाज दी। तान्या माही की आवाज सुन उसकी तरफ आने लगी। कैसी हो तुम? तान्या ने पूछा। हर कोई यही एक सवाल पूछ रहा है, तुम लोग एक ही सवाल पूछते हुए बोर नहीं हो जाते, माही ने मुंह बनाकर कहा। तान्या मुस्कुराने लगी और माही के साथ गार्डन में घास पर बैठ गई। तुम नीचे क्यों बैठी हो? तान्या ने पूछा। क्योंकि हरी घास पर बैठने में एक अलग ही मजा है। खुले आसमान, हरी घास, वाह वाह, माही ने कहा। तान्या ने कहा। वैसे तुम्हारे पास इतना टाइम कैसे है कि तुम रोज मुझसे मिलने आने लगी हो? माही ने पूछा। तान्या ने स्माइल करते हुए कहा, मैंने ब्रेक ले लिया है। अच्छा, और तुम्हारी विवेक भैया की कहानी अब तक कहाँ पर पहुंची, या वो वहीं पर ही अटकी पड़ी है? माही ने कहा। ये सुन तान्या उदास हो गई। उसने कहा, वो तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देते हैं, मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं। माही कुछ सोचने लगी, फिर उसने कहा, मुझे लगता है तुम्हें ही पहला कदम आगे बढ़ाकर भैया को अपने दिल की बात बतानी चाहिए। तुम्हें उन्हें प्रपोज करना चाहिए। क्या मैं? पर प्रपोज तो लड़के करते हैं ना, मैं तो लड़की हूँ, ऐसे तो बहुत अजीब लगेगा, तान्या ने कहा। कुछ अजीब नहीं लगेगा, वैसे भी आजकल लड़कों और लड़कियों में कोई भी फर्क नहीं है, क्या लड़का और क्या लड़की। मैं कह रही हूँ ना, तुम्हें भैया को प्रपोज करना चाहिए, इससे हमें भैया के दिल की बात भी पता चल जाएगी, माही ने कहा। तान्या को भी लग रहा था कि माही ठीक कह रही है, इससे उसे पता चल जाएगा कि विवेक उसके बारे में क्या सोचता है।
ठीक है, पर तुम भी मेरी इन सब में मदद करोगी, तान्या ने कहा। डन, माही ने कहा और उसे हग कर लिया। थोड़ी देर और बात करने के बाद तान्या वहां से चली गई। हे महादेव, तान्या विवेक भैया से बहुत प्यार करती है। वो इतने सालों से भैया से प्यार करती आ रही है। मुझे पता है भैया भी उससे उतना ही प्यार करते हैं, पर वह दिखा नहीं पाते हैं। पर प्लीज इस बार आप इन दोनों को एक कर दीजिए। ऐसे एक दूसरे के सामने रहकर भी एक दूसरे से अपने दिल की बात ना कर पाना बहुत तकलीफ देता है। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लगता है विवेक भैया खुद को रोक रहे हैं, माही ने खुद से ही कहा। सुबह माही के फोन में सुरभि का मैसेज आया। माही ने देखा तो सुरभि ने उसे आज के शो की लोकेशन और टाइम भेजा था। माही को 11 बजे सेट पर पहुंचना था। माही तैयार होने लगी। आर्यन ने माही के पास आकर उसके गले में ऐधम वाला पेंडेंट पहनाते हुए कहा, तुम अपना ख्याल रखना सेट पर और टाइम से खाना खा लेना। ये कहकर आर्यन ने माही को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। माही ने मिरर में अपने और आर्यन के रिफ्लेक्शन को देखा। वह दोनों एक साथ बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। मैं तो अपना ध्यान रख लूंगी, पर आप जरूर काम करते वक्त अपना ख्याल रखना भूल जाएंगे। आप लंच कर लेना, टाइम से उस वक्त में शूटिंग कर रहूंगी, इसीलिए मैं आपको याद भी नहीं दिला पाऊंगी, माही ने कहा। ठीक है, आर्यन ने कहा और माही के साथ नीचे हॉल में आ गया। हॉल में 2 आदमी खड़े थे। उन्हें देखकर माही ने पूछा, ये कौन है? ये दोनों तुम्हारे बॉडीगार्ड है, शेरा और अमित। ये दोनों तुम्हें दूर रहकर प्रोटेक्ट करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो ये दोनों तुम्हारी मदद के लिए वहां पर रहेंगे, आर्यन ने कहा। पर इनकी क्या जरूरत है, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, माही ने कहा। मुझे पता है तुम बहुत स्ट्रांग हो, पर जरूरी नहीं हर एक सिचुएशन को तुम हैंडल कर सको, आर्यन ने कहा। ठीक है, माही ने हार मानते हुए कहा। गुड मॉर्निंग सर, शेरा और अमित ने एक साथ कहा। ये तुम्हारी है, तुम्हारी बॉस, जिन्हें तुम दोनों को प्रोटेक्ट करना है, आर्यन ने माही की तरफ इशारा करते हुए कहा। उन दोनों ने माही की तरफ देखा और उसे भी गुड मॉर्निंग कहा। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे वो बहुत सालों से ट्रेनिंग ले रहे हैं। अभी 10 लोगों को अल्फा टीम ट्रेनिंग दे रही है और ये उन सब में सबसे बेस्ट है, आर्यन ने कहा। हेलो, माही ने उन दोनों की तरफ देख कहा। नंदिनी भी तब तक नीचे आ गई थी। भाभी, ये कौन है? नंदिनी ने पूछा। आर्यन ने इन्हें मेरा बॉडीगार्ड बनाया है, माही ने कहा। ये भाई ने बहुत अच्छा किया, नंदिनी ने कहा। माही नंदिनी को घूरने लगी। हमें चलना चाहिए, माही ने कहा और नंदिनी के साथ वहां से चली गई। तुम दोनों को माही से दूर रहकर उसे प्रोटेक्ट करना है, आर्यन ने कहा। ओके बॉस, शेरा और अमित ने कहा और वहां से माही के पीछे चले गए। CH 128 कुकिंग शो। भाभी, ये कौन है? नंदिनी ने पूछा। आर्यन ने इन्हें मेरा बॉडीगार्ड बनाया है, माही ने कहा। ये भाई ने बहुत अच्छा किया, नंदिनी ने कहा। माही नंदिनी को घूरने लगी। हमें चलना चाहिए, माही ने कहा और नंदिनी के साथ वहां से चली गई। तुम दोनों को माही से दूर रहकर उसे प्रोटेक्ट करना है, आर्यन ने कहा। ओके बॉस, शेरा और अमित ने कहा और वहां से माही के पीछे चले गए। हम का राज, माही ड्राइव नहीं कर रही थी, आर्यन ने ड्राइवर को साथ में भेजा था। माही ने देखा उनकी कार के आगे बाइक और एक कार उन्हें पीछे से फॉलो कर रही थी। माही समझ गई है शेरा और अमित है, उसने अपना सिर ना हिलाया। मैं तुम्हारे भाई का क्या करूं? ये बॉडीगार्ड रखने की क्या जरूरत थी? वैसे भी मुझे कुछ नहीं होता, माही ने नंदिनी से कहा। नंदिनी ने माही की तरफ देख कहा। भाभी, भाई ने सोच समझकर ये फैसला किया है। वैसे भी कुछ दिनों में आप पॉपुलर हो जाएगी, तब आपको वैसे भी बॉडीगार्ड अपने साथ रखने पड़ते। तुम सही कह रही हो, माही ने कहा। थोड़ी देर में शूटिंग लोकेशन पर पहुंच गए। सुरभि बाहर ही उनका वेट कर रही थी। उसने एक पीच कलर का सूट पहन रखा था। वो वेट कर रही थी कि एक BMW कार वहां आकर रुकी। उसमें से माही और नंदिनी बाहर आई। उन दोनों को BMW जैसी महंगी कार से बाहर आता देख सुरभि थोड़ी हैरान थी। HII, सुरभि, माही ने मुस्कुराते हुए कहा। हेलो माही, HII, नंदिनी, सुरभि ने कहा।
फिर उसने कार की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये किसकी कार है माही? और नंदिन ने तो इस बारे में ध्यान ही नहीं दिया। सुरभि के पूछने पर उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर माही ने कहा, ये नंदिनी की कार है। हाँ, माही मैम सही कह रही है। नंदिनी ने कहा, मुझे नहीं पता था तुम इतने अमीर हो। सुरभि ने स्माइल करते हुए कहा। माही ने बात बदलते हुए कहा, क्या शूटिंग के लिए मुझे चेंज भी करना पड़ेगा? नहीं, ये शो लाइव है। यहाँ पर सेलिब्रिटी कुकिंग करते हैं, पर इसमें मेकअप या चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे सेलिब्रिटी कंफर्टेबल है वो वैसे कपड़े पहन सकते हैं, और तुमने अच्छे कपड़े ही पहन रखे हैं, सुरभि ने कहा। माही ने ब्लू कुर्ते के साथ व्हाइट प्लाजो पहन रखा था। उसने अपने बालों की एक चोटी बनाकर रखा थी, साथ में कानों में छोटे छोटे झुमके और माथे पर एक ब्लू कलर की छोटी सी बिंदी और गले में पेंडल, और चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं था। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वैसे माही, तुम्हें कुकिंग आती है क्या? सुरभि ने पूछा। माही कुछ कहती, इससे पहले ही नंदिनी ने कहा, माही मैम को कुकिंग नहीं सुपर खाना बनाना आता है, किसी 5 स्टार होटल शेफ की तरह। सुरभि ने नंदिनी की तरफ देख पूछा, क्या तुमने भी कभी माही के हाथ का बना खाना खाया है? हाँ, वह जब मेरी तबीयत खराब थी तब माही मैम ने मेरे लिए खाना बनाकर लाई थी। वो बहुत टेस्टी था, नंदिनी ने बात को संभालते हुए कहा। हमें अब अंदर चलना चाहिए, सुरभि ने कहा। हाँ, माही ने कहा। वो तीनों सेट के अंदर चली गई। वहां पर अनिल और नेहा पहले से ही थे। नेहा अनिल से बात करने की कोशिश कर रही थी, पर अनिल उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। माही को देख अनिल ने उसके पास जाकर कहा, तुम आ गई, तुम्हें नहीं लगता तुमको थोड़ा जल्दी आना चाहिए था? मैं कब से यहाँ पर बोर हो रहा था। मैंने कहा था क्या तुमको यहाँ पर जल्दी आने के लिए? माही ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हें भी एक अच्छे एक्टर की तरह यहाँ पर जल्दी आना चाहिए। अनिल ने कहा, मैं टाइम पर ही यहाँ पर आई हूँ, बल्कि मैं 5 मिनट जल्दी ही आई हूँ, अभी 10:55 ही हुए हैं, माही ने कहा। वहाँ सब माही और अनिल को इतने नॉर्मल बात करते देख हैरान थे। सुरभि को पता था माही और अनिल दोस्त है, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे भी वह दोनों एक ही कंपनी से थे। डायरेक्टर ने उन दोनों को देखकर अपने असिस्टेंट से कहा, शूटिंग करने वक्त अनिल और माही पर ज्यादा फोकस करना। ये तुम कैमरामैन से कह देना। ओके बॉस, असिस्टेंट ने कहा। फिर डायरेक्टर वहां से अनिल माही के पास चला गया। नेहा भी वहीं पर ही खड़ी थी। वो खुद से ज्यादा माही को इम्पोर्टेंस मिलता देख गुस्से में थी। हम अभी कुछ देर में शूटिंग शुरू करने ही वाले हैं, आप तीनों रेडी रहना, डायरेक्टर ने कहा। ओके सर, नेहा ने मुस्कुराकर कहा और टचअप करने लगी। वहीं माही वहां पर ऐसे ही खड़ी सुरभि के साथ शो के बारे में डिस्कस कर रही थी। माही, तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर तुम शो के एंकर से संभलकर बात करना। वो सेलिब्रिटीज को अपने बातों के जाल में फंसाकर कुछ गॉसिप निकालने में लगा रहता है, सुरभि ने कहा। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी, माही ने कहा। तुम चिंता मत करो सुरभि, मैं माही का सीनियर होने के नाते उसकी हेल्प करूंगा, अनिल ने कहा। सुरभि उसकी तरफ देख हल्का मुस्कुरा दी। ऑल द बेस्ट MAM, नंदिनी ने स्माइल करते हुए माही से कहा। माही उसकी तरफ देख मुस्कुरा दी। पहले माही और नेहा को स्टेज पर जाना था, इसलिए वह दोनों आगे स्टेज के पास वेट करने लगी। उनके आसपास कोई भी नहीं था। नेहा ने माही से कहा, मेरी प्यारी बहना, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही हो? और तुमने अनिल पर ऐसा भी क्या जादू कर रखा है जो वो सिर्फ तुमसे ही बातें करता है? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे अमीर लड़कों को अपने जाल में फंसाकर? माही ने उसकी तरफ देख मुस्कुराकर कहा, न हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता, जो अमीर लड़कों को देखते ही अपना सब कुछ भूल जाती है और इन सब में शर्म आती है या नहीं, ये मुझसे ज्यादा तुम्हें पता होगा ना। तुमने पीयूष को भी अपने जाल में फंसाया है ना, और पता नहीं तुम्हारे और भी अफेयर हो। तुम्हें पता है नेहा, मुझे लगता है पीयूष सच में अंधा है, इसलिए वो तुम्हारी हकीकत नहीं जानता। अगर तुम्हें अभी कोई पीयूष से भी अमीर लड़का मिल जाए तो तुम उससे 1 मिनट में ब्रेकअप कर लो। नेहा माही की तरफ गुस्से में देखने लगी।
उसने कहा, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। तुम भूल रही हो मैंने तुम्हारा पहले क्या हाल किया था। वह तो तुम उस दिन बच गई, वरना तुम्हारे पैर टूट गए होते और तुम अपाहिज हो जाती। मेरा तुम जैसी कमजोर लड़की कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। वैसे क्या तुम्हारी एलर्जी ठीक हो गई? तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, वो तो अच्छा हुआ एलर्जी ने ज्यादा इफेक्ट नहीं किया, वरना तुम्हारा तो पूरा चेहरा ही खराब हो जाता। फिर तुम क्या करती? फिर तो तुम्हारा पूरा एक्टिंग करियर बर्बाद हो जाता। और अगर उस कॉफी में एलर्जी पाउडर की जगह जहर होता तो तुम्हारा क्या होता? माही ने अपने मुंह पर हाथ रख अपनी आंखें बड़ी कर कहा, मतलब वो सब तुमने किया था? तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। नेहा ने नफरत से कहा, नहीं, तुम तो मेरी प्यारी सी बहन हो। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? फिर भी तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। पता नहीं कब तुम्हारा कौन सा दुश्मन क्या कर दे। ओह! माही ने नेहा के कंधों पर हाथ रख कहा और फिर तेज पर चली गई। नेहा गुस्से में वहां खड़ी माही को जाते हुए देख रही थी। तुमने ये सही नहीं किया माही। शो के एंकर ने माही और नेहा को स्टेज पर बुलाया। माही तो स्टेज पर चली गई। नेहा ने भी जल्दी से अपने फेस के एक्सप्रेशन को ठीक किया और एक्टिंग करते हुए स्टेज पर चली गई। वेलकम आर टुडे गोर्जियस एक्ट्रेसेस माही कपूर एंड नेहा कपूर ऑन स्टेज। एंकर ने जोश के साथ कहा। माही और नेहा स्टेज पर स्माइल करते हुए आ गई। उन्हें देखकर ऑडियंस में बैठे सभी लोग तालियां बजाने लगे। CH 129 माही के हाथ का बना खाना, मतलब वो सब तुमने किया था। तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। नेहा ने नफरत से कहा, नहीं, तुम तो मेरी प्यारी सी बहन हो। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? फिर भी तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। पता नहीं कब तुम्हारा कौन सा दुश्मन क्या कर दे। ओह! माही ने नेहा के कंधों पर हाथ रख कहा और फिर तेज पर चली गई। नेहा गुस्से में वहां खड़ी माही को जाते हुए देख रही थी। तुमने ये सही नहीं किया माही। शो के एंकर ने माही और नेहा को स्टेज पर बुलाया। माही तो स्टेज पर चली गई। नेहा ने भी जल्दी से अपने फेस के एक्सप्रेशन को ठीक किया और एक्टिंग करते हुए स्टेज पर चली गई। वेलकम आर टुडे गोर्जियस एक्ट्रेसेस माही कपूर एंड नेहा कपूर ऑन स्टेज। एंकर ने जोश के साथ कहा। माही और नेहा स्टेज पर स्माइल करते हुए आ गई। उन्हें देखकर ऑडियंस में बैठे सभी लोग तालियां बजाने लगे। शो लाइव था, इसलिए ऑनलाइन लोग कमेंट भी कर रहे थे। उस शो के एंकर का नाम संभव था। उसने स्माइल करते हुए कहा, मिस माही, आपका सरनेम भी कपूर है और नेहा मैम का भी सरनेम कपूर ही है। क्या ये कोई कोइंसिडेंस है? उस एंकर की बात सुन माही ने बिना किसी झिझक के कहा, ये इसलिए क्योंकि हम दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। माही की बात सुनकर हैरान रह गया। एंकर ने कहा, मतलब आप और नेहा मैम बहनें हैं? नेहा को तो ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पर माही ने अब जल्दी ही ये गेम खत्म करने के बारे में सोच लिया था। हाँ, नेहा मेरी स्टेप सिस्टर है। माही ने कहा, मतलब आप मिस्टर अशोक कपूर की ही बेटी है? हाँ, जब मैं 6 साल की थी तब मेरी मॉम इस दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी। माही ने कहा, जब आप 6 साल की थी तब आपकी मॉम की डेथ हुई थी। पर जहाँ तक हमें पता है नेहा मैम शायद आपसे 1-2 साल ही छोटी है। एंकर ने कहा, वो साफ साफ ये कह रहा था कि माही के मोम के मरने से पहले ही नेहा पैदा हो चुकी थी। मतलब क्या नेहा एक नाजायज औलाद है? पर माही ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। वह बस मुस्कुरा दी, उसका काम हो गया था। एंकर को भी जितना मसाला चाहिए था वह मिल चुका था। आप दोनों को देखकर लगता है आप दोनों बहनों में बहुत प्यार है। एंकर ने कहा, हाँ, ये बात सच है। माही दीदी मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरा ख्याल भी रखती है। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। वह सबको ये दिखाना चाहती थी कि वह और माही बाकी सौतेली बहनों की तरह नहीं है। वही ऑनलाइन सब यही कमेंट कर रहे थे कि क्या माही ने जो कहा वह सच है। नेहा की मोम सुमित्रा के साथ मिस्टर अशोक कपूर का अफेयर था। तो हम हमारे शौक को आगे बढ़ाते हैं। अब खाना बनाने वाले तो यहाँ पर आ गए, पर जिनको खाना खाना है उनको भी तो बुलाना पड़ेगा। सो गाइस, आज हमारे शो पर 10 सुपरस्टार अनिल महेश्वरी आए हैं, जो कई दिलों की धड़कन हैं। अनिल स्टेज पर आ गया।
उसे देख ऑडियंस सब भूल गई और अनिल अनिल चिल्लाने लगी। अनिल और माही ने इस शो में आने के लिए लास्ट मोमेंट पर हाथ कही थी। तो हमारे ये 3 सितारे एक साथ इश्क की दास्तां मूवी में नजर आएंगे, तो आप सब भी इस मूवी को जरूर देखें, एंकर ने कहा। फिर उसने माही और नेहा से कहा, सो ब्यूटीफुल लेडीज, आप दोनों तैयार हैं? हमने आपको जो सामान चाहिए वो पहले ही रख दिया है। आपके पास 30 मिनट है खाना बनाने के लिए। अनिल एक चेयर पर बैठ गया। माही और नेहा एक दूसरे के आमने सामने खाना बनाने लगी। माही मैम की ये पहली मूवी है, वो भी अनिल महेश्वरी जैसे सुपरस्टार के साथ। तो अनिल सर, आपको माही मैम का काम कैसा लगा? माही की एक्टिंग बहुत अच्छी है, वह अपने सारे सीन एक ही टेक में पूरे करती है, पर माही बहुत रूड है मेरे साथ, अनिल ने कहा। अनिल की बात सुनकर संभव हैरान था, क्योंकि अनिल कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। पर आज वो माही के बारे में पूछने पर ये कह रहा था कि माही उसके साथ रूडली बात करती है। ओंग, मतलब सुपरस्टार अनिल महेश्वरी के साथ भी कोई रूडली बात कर सकता है, वरना लड़कियां तो उनकी दीवानी रहती है, संभव ने हंसते हुए कहा। माही ने चाकू अनिल को दिखाते हुए कहा, मैंने कब तुमसे रूड तरीके से बात की? वो अनिल को घूर रही थी। देखो, अब तो तुम मुझे एक लाइव शो पर चाकू तक दिखा रही हो, अनिल ने कहा। एंकर भी समझ गया कि अनिल और माही एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक कर रहे हैं। उन दोनों को देखकर उसे हंसी आने लगी। वही लोग अनिल माही को बच्चों की तरह बिहेव करता देख कमेंट कर रहे थे। 1. दोनों कैसे बच्चों की तरह लड़ रहे हो? 2. एक माही ही है जो अनिल को इस तरह चाकू दिखा सके। 3. क्या इन दोनों के बीच में सच में कुछ चल रहा है? एंकर को भी अब उन दोनों के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट था। उसने माही से पूछा, माही, क्या आप अनिल को पसंद करती है? बिल्कुल नहीं, हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, हमारे बीच कभी कुछ भी नहीं हो सकता, तो आप और बाकी सबको ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, माही ने कहा। फिर अगर आपको अनिल सर पसंद नहीं है, तो आप जैसे इतनी खूबसूरत सी लड़की का कोई बीएफ तो होगा, संभव ने पूछा। माही ने खाना बनाते हुए ही कहा, नहीं। क्या इतनी खूबसूरत लड़की और उसका कोई बीएफ नहीं? ये हम मान नहीं सकते, संभव ने कहा। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, पर यही सच है। अच्छा, फिर आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? संभव ने माही के साथ फ्लर्ट करते हुए पूछा। माही को पता था संभव मजाक कर रहा है, उसने कहा, मैं तो हाँ बोल दूंगी, पर फिर कल की न्यूज़पेपर में आपकी फोटो आएगी। वो कैसे? संभव ने कंफ्यूजन में पूछा। मशहूर एंकर संभव को उनकी पत्नी द्वारा बुरी तरह पीटा गया। उनकी पत्नी का कहना है कि उन्होंने उसे धोखा दिया है, माही ने किसी रिपोर्टर की तरह कहा। उसकी बात सुन सभी हंसने लगे। सबको माही का एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा। ये सुन संभव का मुंह बन गया। वो पूरे टाइम माही से ही बातें नहीं कर सकता था। फिर वो नेहा के पास गया। उसने पूछा, नेहा, हमने सुना है आप जल्दी शादी करने वाली है। हाँ, ये सच है, मैं और पीयूष अब शादी करने वाले हैं, नेहा ने मुस्कुराकर कहा। देखिए तो कैसे पीयूष के जिक्र से ही इनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। एंकर ने हंसते हुए कहा। जल्द ही माही और नेहा का खाना भी बन गया। नेहा कभी किचन में गई भी नहीं थी। उसने सिर्फ इस शो के लिए एक डिश बनाने सीखी थी। उसने पास्ता जैसे सिंपल सी चीज बनाई थी, पर नेहा के लिए तो ये बनाना किसी पहाड़ से कम नहीं था। वहीं माही ने आधे घंटे में ही शाही पनीर, दाल मखनी और नान बनाए थे। संभव ने खाना देखते हुए कहा, क्या बात है, आज तो एक तरफ इटालियन पास्ता तो दूसरी तरफ शाही हिंदुस्तानी खाना है। दोनों ही दिखने में बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। अब अनिल सर बताएंगे कि इनमें से कौन सा खाना बेस्ट है, नेहा ने कहा। पर क्या अनिल सर माही ने जो इतना ऑयली और घी में भरा हुआ खाना बनाया है वो खाएंगे? अनिल ने नेहा पर ध्यान नहीं दिया और पहले पास्ता को टेस्ट किया। नेहा को लगा शायद अनिल सच में माही के हाथ का बना खाना नहीं खाएंगे। खाने के बाद अनिल को पास्ता में कुछ खास नहीं लगा। संभव ने अनिल से पूछा, आपको पास्ता कैसा लगा? इस पास्ता में कुछ भी स्पेशल नहीं है, ये सिर्फ खाने लायक ही है। ये सुन नेहा का रंग उड़ गया।
उसे नहीं लगा था अनिल कुछ ऐसा कहेगा। अनिल ने फिर पनीर और नान का टेस्ट किया। वो खाने के बाद अनिल तो कुछ बोलने के लिए भी नहीं रुका। उसे आपकी इमेज की भी चिंता नहीं थी। वह बस स्वाद लेकर माही का खाना खा रहा था। सर, आप जिस तरह खाना खा रहे हैं, लगता है खाना कुछ ज्यादा ही टेस्टी है, संभव ने कहा। उसके मुंह में भी पानी आ रहा था। ये बहुत ज्यादा अच्छा है। माही, आज से तुम रोज मेरे लिए टिफिन बनाकर भेजना प्लीज, अनिल ने कहा। क्या मैं भी टेस्ट कर सकता हूँ? संभव ने अनिल से कहा। नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा, अनिल ने कहा। एक इतने बड़े एक्टर को ऐसा बिहेव करते देख सभी हंसने लगे। माही ने खाने की एक और प्लेट बनाकर संभव को दे दी। संभव ने मुस्कुराते हुए उससे थैंक यू कहा और खाना खाने लगा। खाने की एक बाइट खाने के बाद संभव ने कहा, माही, सच में ये बहुत टेस्टी है। शो खत्म होने के बाद डायरेक्टर ने भी माही से पूछा, क्या मेरे लिए भी थोड़ा सा खाना बचा है? उसे ये पूछते हुए बहुत अजीब लग रहा था। माही ने खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाया था। उसने बाकी सबको भी खाना दे दिया। सब माही की कुकिंग की तारीफ कर रहे थे। वहीं नेहा के पास्ते को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था। नेहा के लिए आज का दिन बहुत बुरा था। वह अपने मैनेजर के साथ सेट से चली गई। तुमने बहुत अच्छा किया, सुरभि ने कहा। हाँ, आप बहुत सुंदर भी लग रही थी। शो के वक्त ऑनलाइन सब आपकी तारीफ कर रहे हैं, नंदिनी ने कहा और माही को पानी की बोतल दी। माही ने सुरभि की तरफ देखा, जिससे देख लग रहा था जैसे वो कुछ पूछना चाहती हो। तुम्हें कुछ पूछना है, माही ने कहा। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम और नेहा बहनें हो? सुरभि ने कहा। माही ने मुस्कुराकर कहा, इसमें बताने वाली कोई भी बात नहीं है। ना मैं उससे बहन मानती हूँ, ना ही उसके डैड को अपने डैड। सुरभि माही की बातों से समझ गई। सब कुछ जितना सिंपल लग रहा है उतना है नहीं। उसने आगे और कुछ नहीं कहा। वो तीनों फिर वहां से चली गई। ऑनलाइन सब इस शो के बारे में ही बातें कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि माही आज बहुत खूबसूरत लग रही थी, तो कुछ माही के फैंस का कहना था कि उन्हें भी माही के हाथ का बना खाना खाना है। माही और अनिल का रिलेशन भी आज क्लियर हो गया था। अब तक माही की फैन फॉलोइंग नेहा से ज्यादा हो गई थी। कुछ लोग ये भी डिस्कस कर रहे थे कि माही कपूर खानदान की बड़ी प्रिंसेस है और कपूर खानदान के रूल्स के अकॉर्डिंग सारी प्रॉपर्टी और कपूर का बिजनेस माही को ही मिलेगा, क्योंकि यही कपूर फैमिली का रूल था। कुछ लोग नेहा के ऊपर नेगेटिव कमेंट भी कर रहे थे, जैसे उसकी माँ एक बुरी औरत है। नेहा के फैंस उसका सपोर्ट कर रहे थे। CH130 डिनर डेट। ऑनलाइन सब इस शो के बारे में ही बातें कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि माही आज बहुत खूबसूरत लग रही थी, तो कुछ माही के फैंस का कहना था कि उन्हें भी माही के हाथ का बना खाना खाना है। माही और अनिल का रिलेशन भी आज क्लियर हो गया था। अब तक माही की फैन फॉलोइंग नेहा से ज्यादा हो गई थी। कुछ लोग ये भी डिस्कस कर रहे थे कि माही कपूर खानदान की बड़ी प्रिंसेस है और कपूर खानदान के रूल्स के अकॉर्डिंग सारी प्रॉपर्टी और कपूर का बिजनेस माही को ही मिलेगा, क्योंकि यही कपूर फैमिली का रूल था। कुछ लोग नेहा के ऊपर नेगेटिव कमेंट भी कर रहे थे, जैसे उसकी माँ एक बुरी औरत है। नेहा के फैंस उसका सपोर्ट कर रहे थे। कार में सुरभि ने माही से कहा, माही, इश्क की दास्ता फ्राइडे को रिलीज होने वाली है। इस मूवी से हमें ये पता चलेगा कि तुम्हारा डेब्यू कैसा रहा। हाँ, मैं तो मूवी देखने के लिए जरूर जाऊंगी, नंदिनी ने कहा। माही, अभी डायरेक्टर अमीर ने अपनी मूवी की आधी शूटिंग पूरी कर ली है। अभी ज्यादातर तुम्हारी सीन्स ही है बचे हैं। अब तुमको शायद डबल शिफ्ट भी करनी पड़े। इन सब में तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, सुरभि ने कहा। ठीक है, माही ने कहा। घर पहुंचने पर देव ने माही से कहा, भाभी आप बेस्ट हैं। आपको पता है इस कुकिंग शो का आज वाला एपिसोड बहुत पॉपुलर हो रहा है और उस नेहा को तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन सुना रहे हैं। माही ने उसकी तरफ देख मुस्कुराकर कहा, अभी तो बस शुरुआत है। भाभी, मुझे भी आपके हाथ का बना खाना खाना था। देव ने अपने होठों पर जीभ बैठ हुए कहा। नहीं, माही आज और कोई भी काम नहीं करेगी।
अगर तुम्हें कुछ खाना है तो शेफ को बता दो या अपने लिए खुद ही बना लो, आर्यन ने कहा और माही को लेकर सोफे पर बैठ गया और उसे पानी दिया। देव भैया, भाभी ने आज क्या खाना बनाया था? एकदम कमाल, मैंने भी वो खाया था, नंदिनी ने देव को चिढ़ाते हुए कहा। देव का मुंह बन गया। माही ने उसे देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कल बना दूंगी। ये सुन दिल खुश हो गया। आप बहुत 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 अच्छी हो भाभी, देव ने कहा। भाभी की मूवी फ्राइडे को रिलीज होने वाली है और उसी दिन ही आर्यन भाई को सबसे भाभी को मिलाने के कहा था, नंदिनी ने कहा। माही ने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन ने उससे कहा, ये तो और भी अच्छी बात है। जिस दिन माही की मूवी पूरी दुनिया के सामने आएगी उसी दिन माही मेरी वाइफ है, ये भी राजावत हवेली में सबको पता चल जाएगा। माही उसकी बात सुन मुस्कुरा दी। वह भी अब एक्साइटेड थी फ्राइडे के लिए। तभी नंदिनी के फोन पर एक कॉल आया। देखा तो अंश का कॉल था। वो उस वक्त हॉल में बैठी थी तो नंदिनी अपने रूम में चली गई। हेलो, नंदिनी ने कहा, कैसी हो तुम? अंश में कॉल पर कहा, मुझे क्या होगा, मैं ठीक ही हूँ। नंदिनी ने कहा। अंश मुस्कुराने लगा, क्या तुम अभी फ्री हो? ओह, हम डिनर पर चलेंगे आज रात, अंश ने कहा। नंदिनी पहले इस बारे में सोचने लगी। हाँ, नंदिनी ने कहा, ठीक है फिर मैं आज रात 8 बजे तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे घर आ जाऊंगा, अंश ने कहा। ये सुन नंदिनी में जल्दी से कहा, नहीं नहीं, आप घर पर मत आना, मैं आपको घर से थोड़ा दूर मिल जाऊंगी। पर घर आने में क्या प्रॉब्लम है? अंश ने कहा, अगर आप घर आए तो सबको पता चल जाएगा हमारे बारे में, नंदिनी ने कहा। तो अंश ने नंदिनी को परेशान करने के लिए कहा, मैं नहीं चाहती सबक हमारे बारे में भी पता चले, नंदिनी ने कहा। कहीं नंदिनी तुम मेरे साथ टाइम पास तो नहीं कर रही हो ना? अंश ने मजाक करते हुए कहा। अक्सर ये लाइन लड़कियां की होती है, नंदिनी ने सोचा। वो समझ गई अंश उसे परेशान कर रहा है। उसने कहा, मैं आपको मेरे घर के थोड़ी दूर पर जो कैफे है उस पर मिल जाऊंगी 7:30 पर। ओके बाय। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया और तैयार होने लगी। कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया, नंदिनी ने खुद को मिरर में देखकर कहा। वो आज इतनी नर्वस थी कि वो पहली बार ऐसे फैमिली से छुपकर किसी लड़के से मिल रही थी। नंदिनी जब नीचे आए तब माही डिनर बनाने के लिए मेन्यू डिसाइड कर रही थी। नंदिनी को देख उसने कहा, नंदिनी अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे ये बता दो ना कि आज डिनर में क्या बनाने के लिए कहूँ? वो भाभी आप कुछ भी कह दो, मैं अपनी फ्रेंड के साथ आज डिनर पर जा रही हूँ, नंदिनी ने कहा। ओह, माही ने कहा। नंदिनी को लगा माही को डाउट हो गया है। उसने कहा, मैं सच में भाभी अपने दोस्तों के साथ ही जा रही हूँ, मैं 10 बजे तक वापस भी आ जाऊंगी। माही ने नंदिनी को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, नंदिनी तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तुमने पहले तो ऐसे कभी मुझे एक्सप्लेन नहीं किया और वैसे भी मैंने तो तुमसे कुछ कहा भी नहीं। वो भाभी मैं तो ऐसे ही आपको बता रही थी कि अगर मुझे लेट हो तो आपको टेंशन ना हो, नंदिनी ने कहा। उसने कभी ऐसे झूठ नहीं बोला था, उससे कुछ पता नहीं था वो बोल क्या रही है। माही नंदिनी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। तुम ड्राइवर को साथ में लेकर जाना, माही ने कहा। ओके भाभी, वैसे भी थोड़ी दूरी पर मेरे फ्रेंड मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, नंदिनी ने कहा और वहां से चली गई। माही उसे जाते हुए देख रही थी। उसने खुद से ही कहा, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, पर शायद ये झूठ बुरा साबित नहीं होने वाला। वह मुस्कुराने लगी। नंदिनी ने कैफे में पहुंचकर ड्राइवर को वापस से घर भेज दिया। वहां पर खड़े होकर अंश का वेट करने लगी। अंश टाइम से 5 मिनट पहले ही वहां पर आ गया। उसने कार की विंडो नीचे की और नंदिनी से कहा, अंदर बैठ जाओ। नंदिनी कार में बैठ गई। उसने देखा लिया था, आज नंदिनी हमेशा से कुछ डिफरेंट लग रही है। रोज नंदिनी बिना किसी मेकअप के रहती थी, पर आज उसने अपने चेहरे पर हल्का मेकअप लगा रखा था। अंश ने उसकी तरफ देख मुस्कुराकर कहा, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। नंदिनी को तो वैसे ही बहुत शर्म आ रही थी। उसने हम कहा, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो?
अंश ने नंदिनी के चेहरे को अपनी तरफ कर कहा। नंदिनी ने धीरे से कहा, पता नहीं क्यों पर मुझे आपसे बहुत शर्म आती है। मैं कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ। अंश मुस्कुराने लगा। नंदिनी की बातें बहुत ही प्यारी थी। वो बिल्कुल एक टीनेजर की तरह बिहेव कर रही थी। तुम्हारा मुझसे पहले कोई बीएफ नहीं रहा कभी? अंश ने पूछा। नहीं, आप फर्स्ट हो, नंदिनी ने कहा। और लास्ट भी मैं ही रहूंगा, अंश ने नंदिनी की तरफ देख कहा। नंदिनी ने भी ये सुन अंश की तरफ देखा। आज का एपिसोड यही खत्म होता है। आप लोग बताएं कैसा लगा स्टोरी, कमेंट में बताएं और बताएं कौन सी स्टोरी आगे सुनना है। धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए।